हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? पढ़ाई कैसे चल रही है? आज आपका टॉपिक है समाजशास्त्रीय सिद्धांतों की आदतन प्रवृत्तियां, रीसेंट ट्रेंड्स इन सोशोलॉजिकल थ्योरीज। तो आपको सबसे पहले बताया गया था आपको किस सोर्स से करवाया जा रहा है, घटना चक्र से करवाया जा रहा है। और आज इसका ये छठा टॉपिक है। तो इस बुक में आपको टोटल कितने चैप्टर्स देखने को मिलते हैं? टोटल आपको देखने को मिलते हैं 56 चैप्टर। आप सोच रहे होंगे आपके एग्जाम में इतना टाइम भी नहीं है जितना इसमें चैप्टर है, कैसे कंप्लीट होगा, क्या कैसे कब होगा। तो ये सब हम लास्ट में देखेंगे। आपके मन में काफ़ी सारे डाउट्स हैं, उन सभी डाउट्स का निराकरण किया जाएगा लास्ट में। पहले हम और आप जिस लिए जुड़े वो काम कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए इस बुक में आपको कितने टॉपिक्स मिल रहे हैं? 56 टॉपिक। टोटल तो 55 टॉपिक हैं। 56 आपका मिसलेनियस पोर्शन है जो आपके 55 चैप्टर्स में छूट गए हैं, वो यहाँ पर आपको दे दिया गया है। तो इसमें कई सब टॉपिक भी है आपका, जैसे कि हम आज पढ़ेंगे समाजशास्त्रीय सिद्धांतों की आदतन प्रवृत्तियाँ, सोशोलॉजिकल थ्योरीज के जो रीसेंट ट्रेंड्स हैं। इसमें आपको सबसे पहले क्या पढ़ना है? मिडिल रेंज थ्योरी, मध्य क्षेत्रीय सिद्धांत। सेकंड पढ़ना है प्रकार्यवाद, फंक्शनलिज्म। थर्ड पढ़ना है नव प्रकार्यवाद, नियो फंक्शनलिज्म। फोर्थ पढ़ना है सामाजिक विनिमय का सिद्धांत, सोशल एक्सचेंज थ्योरी। फिफ्थ आपको पढ़ना है प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद, सिंबॉलिक इंटरेक्सिज्म। सिक्स्थ है आपका सामाजिक प्रणाली, सोशल सिस्टम्स। और सेवेंथ है प्राघटनाशास्त्र, फेनोमेनोलॉजी। और एट्थ है आपका लोक विधि विज्ञान, एथनो मेथोडोलॉजी। और नाइन्थ आपका क्या है? उत्तर आधुनिकतावाद, पोस्ट मॉडर्निज्म। तो ये नाइन्थ टॉपिक आज हमको देखना है। इसी नाइन्थ टॉपिक पर बेस्ड आपका PYQs अभी सॉल्व करवाया जाएगा। चलिए देखते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन को। सामाजिक जीवन के मध्य स्तर पर संबंधों, प्रक्रियाओं, संरचना पर ध्यान केंद्रित करने वाले सामाजिक सिद्धांत को जाना जाता है। द सोशल थियरी विच फोकसेस ऑन द रिलेशनशिप्स, प्रोसेसेस एंड स्ट्रक्चर एट द मिडिल लेवल ऑफ सोशल लाइफ इज नोन एज। फर्स्ट ऑप्शन सूक्ष्म स्तरीय सिद्धांत, माइक्रो लेवल थ्योरी। सेकेंड ऑप्शन बृहद स्तरीय सिद्धांत, मैक्रो लेवल थ्योरी। थर्ड ऑप्शन अति सूक्ष्म स्तरीय सिद्धांत, अल्ट्रा माइक्रो लेवल थ्योरी। फोर्थ ऑप्शन उपर्युक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये क्वेश्चन आपका GIC लेक्चरर एग्जाम 2020 में पूछा गया था। तो सामाजिक जीवन के मध्य स्तर पर संबंधों, प्रक्रियाओं और संरचना पर ध्यान केंद्रित करने वाले सामाजिक सिद्धांत को आपका सूक्ष्म स्तरीय सिद्धांत के नाम से नहीं जानते, बृहद स्तरीय सिद्धांत के नाम से भी नहीं जानते और अति सूक्ष्म स्तरीय सिद्धांत के नाम से भी नहीं जानते। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव। द सोशल थियरी विच फोकसेस ऑन द रिलेशनशिप्स, प्रोसेसेस एंड स्ट्रक्चर एट द मिडिल लेवल ऑफ सोशल लाइफ इज नोन एज मिडिल रेंज थ्योरी। तो आपका माइक्रो क्या होता है, मैक्रो क्या होता है और अल्ट्रा माइक्रो क्या होता है? तो सबसे पहले समझ लेते हैं क्या है। जैसे आपने अपना मंथली प्लानर बनाया, ये आपका क्या हो गया? मैक्रो। फिर आपने अपना वीकली प्लानर बनाया, ये आपका क्या हो गया? माइक्रो हो गया। फिर लास्ट में आपने अपना 1 डे प्लानर बनाया, ये आपका क्या हो गया? ये हो गया अल्ट्रा माइक्रो। तो ये आपका क्या हो गया? मैक्रो हो गया। फिर मिडिल वाला क्या हो गया? आपका माइक्रो हो गया। और लास्ट में आपने जो प्लानर बनाया अपना 1 डे प्लानर, ये क्या हो गया? आपका अल्ट्रा माइक्रो। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने समाजशास्त्रीय सिद्धांतों को इन 5 श्रेणियों में विभाजित किया है? Who have divided sociological theories into these 5 categories? फर्स्ट, प्रत्यक्षवादी साम्यवाद, पॉजिटिविस्टिक ऑर्गेनिसिज्म। सेकेंड, संघर्ष सिद्धांत, कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी। थर्ड, स्वरूपात्मक सिद्धांत, फॉर्मेटिव थ्योरी। फोर्थ, सामाजिक व्यवहारवाद, सोशल बिहेवियरिज्म। फिफ्थ, समाजशास्त्रीय प्रकार्यवाद, सोशलॉजिकल फंक्शनलिज्म। फर्स्ट ऑप्शन क्या हो गया आपका? RK मॉर्टन। सेकेंड ऑप्शन PS कोहेन। थर्ड ऑप्शन डॉन मार्टिनडेल और फोर्थ ऑप्शन HR बैगनर। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो डॉन मार्टिनडेल ने समाजशास्त्रीय सिद्धांतों को, जो आपका सोशलॉजिकल थ्योरीज है, इसको 5 कैटेगरी में डिवाइड किया है। पहला आपका हो जाएगा प्रत्यक्षवादी साम्यवाद, सेकंड हो गया संघर्ष सिद्धांत, थर्ड हो गया स्वरूपात्मक सिद्धांत, फोर्थ हो गया सामाजिक व्यवहारवाद और फिफ्थ हो गया समाजशास्त्रीय प्रकार्यवाद, सोशलॉजिकल फंक्शनलिज्म। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, डॉन मार्टिनडेल। चलिए देखते हैं अपना फर्स्ट सब टॉपिक का नाम है मध्य क्षेत्रीय सिद्धांत, मिडिल रेंज थ्योरी। इसको और किस नाम से जाना जाता है? आपका मध्य स्तरीय सिद्धांत या फिर निम्न स्तरीय सिद्धांत। तो एग्जाम में आपको किसी भी नेम से देखने को मिल सकता है, चाहे फिर मध्य स्तरीय सिद्धांत या फिर निम्न स्तरीय सिद्धांत या फिर मध्य क्षेत्रीय सिद्धांत या फिर मिडिल रेंज थ्योरी। कभी कभार क्या होता है, मिडिल रेंज थ्योरी नेम भी आपको देवनागरी लिपि में देखने को मिल जाता है, इसलिए सभी नाम आपको याद रखना है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं बुक का। एक बुक है
सोशल थियरी एंड सोशल स्ट्रक्चर, किसकी बुक का नाम है ये है आपका मर्टन की बुक का नाम है। इसी बुक में मर्टन ने सबसे पहले अपना मध्यस्तरीय सिद्धांत की चर्चा की। अगर पूछ लिया जाए कि मर्टन ने कौन से बुक में अपने मध्यस्तरीय सिद्धांत की चर्चा की है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सोशल थियरी एंड सोशल स्ट्रक्चर। तो पार्सन्स का आपको पता है ग्रैंड सोशियोलॉजिकल थ्योरी था पार्सन का, और इसी पर कटाच मर्टन के द्वारा किया गया था। जो बृहद समाज शास्त्रीय सिद्धांत है, ग्रैंड सोशियोलॉजिकल थ्योरी है पार्सन्स का, इसी पर जो कटाच किया गया मर्टन के द्वारा, इसे ही आपका मध्य स्तरीय सिद्धांत मिडिल रेंज थ्योरी माना जाता है। मर्टन के अकॉर्डिंग मिडिल रेंज थ्योरी क्या होते हैं, वह होते हैं जो काम चलाओ, हाइपोथेसिस और संपूर्ण समाज को सम्मिलित करने वाले सिद्धांतों के मध्य पाए जाते हैं। आपका कहने का क्या मतलब है, जैसे यहाँ पर हो गया आपका एक ग्रैंड थ्योरी और यहाँ पर आपका हो गया हाइपोथेसिस, और इनके बीच में जो थ्योरी आपका बन के आ रहा है, यही आपका क्या हो जाएगा, मिडिल रेंज थ्योरी। तो एमआरटी के अंतर्गत आपको सूक्ष्म स्तर पर छोटे छोटे हाइपोथेसिस का निर्माण किया जाता है, और इन सभी प्रकल्पनाओं में समान रूप से जो अवधारणाएं, जो कॉन्सेप्ट निकल कर आती हैं, उनके आधार पर ही सिद्धांत निर्मित किए जाते हैं, और यही आपका मिडिल रेंज थ्योरी कहलाता है। और मर्टन जो है पार्सन्स के ग्रैंड थ्योरी को आपके रिजेक्ट कर देते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि किसी भी सिद्धांत के निर्माण के लिए पहले ढेर सारे एक्सपीरियंस पर आधारित मटेरियल होना चाहिए, जिसका अभी सोशियोलॉजी में क्या है, लैक है। और इसके लिए हमें सबसे पहले जो आपके एम्पिरिकल मटेरियल्स हैं, अनुभविक सामग्री हैं, उनका कलेक्ट करना होगा, और उनके बेसिस पर आपका मिडिल रेंज थ्योरी बनाने होंगे। और जब हमारे पास एनफ रिसोर्सेस आ जाएंगे, मटेरियल आ जाएगा, सामग्री आ जाएगा, तब हम किसी ग्रैंड थ्योरी को बना सकते हैं। ऐसा किसका कहना था, मर्टन का। तो ध्यान में रखना, आपका जो मिडिल रेंज थ्योरी है, आपका मिडिल रेंज थ्योरी जो है ये ग्रैंड थ्योरी और हाइपोथेसिस के बीच में होते हैं। चलिए देखिए, यह है आपका फर्स्ट क्वेश्चन। निम्नांकित में समाजशास्त्र में मध्य क्षेत्रीय सिद्धांत के प्रणेता कौन है? हु अमंग द फॉलोइंग इज द ओरिजिनेटर ऑफ मिडिल रेंज थ्योरी इन सोशियोलॉजी? फर्स्ट ऑप्शन रॉबर्ट बीयरस्टीट, सेकंड ऑप्शन आर के मर्टन, थर्ड ऑप्शन जेसी अलेक्जेंडर, फोर्थ ऑप्शन एंथनी गिडेंस। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जो मिडिल रेंज थ्योरी है, आपका मिडिल रेंज थ्योरी, इस विचार का जो प्रपाउंड किए हैं, जो ओरिजिनेटर हैं, जो प्रतिपादन किए हैं, वो सोशियोलॉजी में सबसे पहले किसके द्वारा किया गया है? टी.एच. मार्शल के द्वारा किया गया है। ये 1946 में आपका लंदन यूनिवर्सिटी में डीन का पद जब ग्रहण कर रहे थे, उस समय अपने स्पीच में किए थे, और बाद में इसी विचार को ग्रहण करते हुए आपके मर्टन ने कहा कि मध्य क्षेत्रीय सिद्धांत तार्किक रूप से अंतर संबंधित ऐसे अवधारणाएं हैं जो व्यापक तथा महती सीमित क्षेत्र से संबंधित होती है। तो यहाँ आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, आर के मर्टन। तो आपको ध्यान में रखना, अगर पूछ लिया जाए इस विचार का प्रतिपादन सबसे पहले समाज विज्ञानों में किसके द्वारा किया गया था, तब आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? टी.एच. मार्शल। तो ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मध्यवर्तीय सिद्धांत की अवधारणा किसने प्रतिपादित की? हु प्रोपाउंडेड द कॉन्सेप्ट ऑफ मिडिल रेंज थ्योरी? फर्स्ट ऑप्शन सोरोकिन, सेकंड ऑप्शन आर के मर्टन, थर्ड ऑप्शन एम ट्यूमिन, फोर्थ ऑप्शन टी पार्सन्स। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आर के मर्टन। ये क्वेश्चन आपका पीजीटी एग्जाम 2016 में पूछा गया, और ये क्वेश्चन आपका जीआईसी एग्जाम 2015 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसने मिडिल रेंज थ्योरी की अवधारणा दी? हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ मिडिल रेंज थ्योरी? यहाँ पर देखिए, आपको मिडिल रेंज थ्योरी नाम से ही देखने को मिल रहा है। तो यहाँ आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अभी आपको बताया गया, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आर के मर्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने मध्य अधिसीमा सिद्धांत के प्रयोग का समर्थन किया? हु सपोर्टेड द यूज ऑफ मिडिल रेंज थ्योरी? फर्स्ट ऑप्शन टी पार्सन, सेकंड ऑप्शन स्टीफन कोल, थर्ड ऑप्शन आर के मर्टन, फोर्थ ऑप्शन एच स्पेंसर। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये आपका उत्तराखंड जीआईसी लेक्चरार एग्जाम 2020 में पूछा गया था। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आर के मर्टन। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट सब टॉपिक, प्राकार्यवाद, फंक्शनलिज्म। इसमें क्या होता है, मेन फोकस आपका फंक्शन पे किया जाता है। अगर पूछ लिया जाए किसी के द्वारा आपसे कि प्राकार्यवादी कौन होते हैं, फंक्शनलिस्ट कौन होते हैं, तो आपको सिंपल टर्म में याद रखना है कि जो व्यवस्था के फंक्शन को बताता है वह आपके प्राकार्यवादी कहलाते हैं, फंक्शनलिस्ट कहलाते हैं।
और जो फंक्शनलिस्ट है उनका मानना है कि दुनिया क्या है, अपने आप में परिपूर्ण है, इसमें कोई भी चेंजेस लाने की ज़रूरत नहीं है। चलिए देखिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। समाजशास्त्र में प्रकारात्मक परिप्रेक्ष्य का प्रारंभ करने वाला कौन था? हु इनिशिएटेड द फंक्शनल पर्सपेक्टिव इन सोशियोलॉजी? फर्स्ट ऑप्शन आर.के. मॉर्टन, सेकंड ऑप्शन इमानुएल दुर्कheim, थर्ड ऑप्शन रैडक्लिफ ब्राउन, फोर्थ ऑप्शन है मैक्स वेबर। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो प्रकारात्मक परिप्रेक्ष्य जो है आपका फंक्शनल पर्सपेक्टिव है, सोशियोलॉजी में लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? आपका इमानुएल दुर्कheim को। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, इमानुएल दुर्कheim। और इमानुएल दुर्कheim का जो श्रम विभाजन है, लेबर डिवीजन है, वो भी आपका इसी पर आधारित है। और इनके थीसिस का नाम जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है, क्या है? द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी। ये कब आपका पब्लिश हुआ था? ये बुक आपकी पब्लिश हुई थी 1893 में, और कई बार एग्जाम में पूछा गया, इसलिए आपको ध्यान में रखना है द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी। और कुछ बुक्स के नेम जो कई बार आपके पूछे गए, ये भी ध्यान में रख लीजिएगा। द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ 1912 में आपका पब्लिश हुआ था। और सुसाइड तो आप सभी को पता है 1897 में पब्लिश हुआ था। और द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड्स, ये कुछ बुक हैं जो कई बार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। और अगर आपसे इमानुएल दुर्कheim का कॉन्ट्रीब्यूशन पूछ लिया जाए सोशोलॉजी में क्या रहा है, जहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी बने, इन्होंने आपका कॉन्सेप्ट दिया है सोशल फैक्ट का, कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन का, सोशल सॉलिडारिटी का और डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी का दिया ही है। और थ्योरी ऑफ सुसाइड भी दिया है, थ्योरी ऑफ रिलीजन भी दिया है, और कॉन्सेप्ट ऑफ एनॉमी। तो ये सब इनके द्वारा दिया गया। और आपसे ये मैथ द फॉलोइंग में पूछ लिया जाता है और अलग से भी पूछ लिया जाता है, तो इसलिए आपको ध्यान में रखना है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रकट एवं अप्रकट प्रकार की अवधारणा किसने दी है? हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनिफेस्ट एंड लैटेंट फंक्शंस? फर्स्ट ऑप्शन पी सोरोकिन, सेकंड ऑप्शन टी पार्सन, थर्ड ऑप्शन लेवी स्ट्रॉस, फोर्थ ऑप्शन आर.के. मर्टन। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आर.के. मर्टन ने प्रकट और अप्रकट प्रकार है, जो आपका मैनिफेस्ट फंक्शन है, लैटेंट फंक्शन है, इसके कॉन्सेप्ट को दिया है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, आर.के. मर्टन। और आर.के. मर्टन ही आपके फर्स्ट सोशोलॉजिस्ट थे जिन्होंने आपका फंक्शन और डिसफंक्शन के बीच में डिफरेंस को बताने का काम किया है। जो आपका प्रकार है और दुष्प्रकार, इसके बीच के अंतर को किसने स्पष्ट किया? आर.के. मर्टन ने किया है। हम बात करते हैं आपका प्रकट प्रकार है और अप्रकट प्रकार। मैनिफेस्ट फंक्शन और लैटेंट फंक्शन क्या होता है? जो आपका मैनिफेस्ट फंक्शन होता है, ये आपके दृष्टिगोचर परिणाम है जो व्यवस्था में अनुकूलन या सामंजस्य बनाए रखते हैं तथा व्यवस्था में सहयोग देने वालों के द्वारा यह प्रकार है, यह जो फंक्शन है आपका रिकग्नाइज जो होता है, मान्य होता है और अभीष्ट होता है, इंटेंडेड होता है। वही हम बात करते हैं आपका लैटेंट फंक्शन का। तो लैटेंट फंक्शन वह है जो आपका ना रिकग्नाइज्ड होते हैं, ना मान्य होते हैं और ना ही अभीष्ट इंटेंडेड होते हैं। और मर्टन ने आपका मैनिफेस्ट और लैटेंट फंक्शन जो है इसके बीच के अंतर को स्पष्ट करने के लिए न्यू मैक्सिको की होपी इंडियंस के बीच में एक डांस पाया जाता है। क्या है डांस? है डांस का नाम है आपका रेन डांस। इसी के एग्जाम्पल को लेके इन्होंने स्पष्ट करने का प्रयास किया, किसके बीच में? मैनिफेस्ट फंक्शन और लैटेंट फंक्शन को। तो मर्टन ने प्रकट एवं अप्रकट प्रकार के बीच अंतर को स्पष्ट करने के लिए न्यू मैक्सिको के होपी इंडियंस के बीच पाए जाने वाले जो रेन डांस है, वर्षा नृत्य है, इसका एग्जाम्पल दिया है। तो हम सबसे पहले आप देख लीजिए मैनिफेस्ट क्या होता है और लैटेंट क्या होता है। लैटेंट फंक्शन क्या है, मैनिफेस्ट फंक्शन क्या है, अपने एग्जाम्पल से आप देख सकते हैं। इस टाइम पे कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं, ये आपका क्या हो गया? मैनिफेस्ट फंक्शन है। आप पढ़ेंगे, कुछ बनेंगे, फिर आप सोसाइटी में अपना योगदान देंगे, ये आपका मैनिफेस्ट फंक्शन है। ये सोसाइटी के द्वारा रिकग्नाइज्ड भी है और इंटेंडेड भी है। वहीं आपका लैटेंट फंक्शन क्या है? आप ही के कुछ साथी क्या कर रहे होंगे इस टाइम पे? रील्स स्क्रॉल कर रहे होंगे या फिर कुछ और ऐसा काम कर रहे होंगे जो कि आपका इंटेंडेड नहीं होगा, रिकग्नाइज्ड नहीं होगा, और वो बाद में आपका सोसाइटी में कोई कॉन्ट्रीब्यूशन भी नहीं दे सकते। ये आपका क्या हो जाएगा? लैटेंट फंक्शन हो जाएगा। तो आपको ध्यान में रखना, जो आपका मैनिफेस्ट फंक्शन है ये आपका रिकग्नाइज्ड होता है और इंटेंडेड होता है। वहीं आपका जो लैटेंट फंक्शन होता है, ना ही ये रिकग्नाइज्ड होता है और ना ही ये इंटेंडेड होता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रकट प्रकार एवं अप्रकट प्रकार का वर्गीकरण किसने किया? हु क्लासिफाइड मैनिफेस्ट फंक्शंस एंड लैटेंट फंक्शंस? फर्स्ट ऑप्शन मेलिनोव्स्की, सेकंड ऑप्शन मर्टन, थर्ड ऑप्शन स्पेंसर, फोर्थ ऑप्शन दुर्कheim। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये आपका पीजीटी एग्जाम 2016 में पूछा गया था। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, मर्टन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकारवाद के अध्ययन में किसने प्रकट और अप्रकट प्रकार की अवधारणाएं प्रस्तुत की? हु इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनिफेस्ट एंड लैटेंट फंक्शंस इन द स्टडी ऑफ फंक्शनलिज्म? फर्स्ट ऑप्शन इमानुएल दुर्खीम, सेकंड ऑप्शन A.R. रैडक्लिफ ब्राउन, थर्ड ऑप्शन B. मेलिनोव्स्की, फोर्थ ऑप्शन R.K. मर्टन। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये क्वेश्चन आपका GIC एग्जाम 2015 में पूछा गया। आप में से कईयों के जहन में आ रहा होगा एक ही क्वेश्चन बार बार क्यों? तो जब आपको थ्योरी पढ़ाया जा रहा था वहाँ पर आपका क्लब कर दिया जा रहा था, जब क्वेश्चन एक ही जैसे था, पहले आपको थ्योरी देन वन लाइनर देन हम PYQs प्रैक्टिस करते थे, तो वहाँ पर आपको जो क्वेश्चन बार बार रिपीट होते थे उसको मर्ज कर दिया जाता था एक जगह। बट यहाँ पर क्या है कि आपको PYQs करवाया जा रहा है, उसके साथ ही साथ आपका एक्सप्लेनेशन दिया जा रहा है। तो ये डिफरेंट एग्जाम में आपके क्वेश्चन सेम क्वेश्चन डिफरेंट एग्जाम में बने, इसलिए बार बार ले लिया गया है, जिससे कि आपके जहन में ये क्वेश्चन रच बस जाए और एग्जाम में आपसे गलतियां ना हो, और गलतियां होने के जो चांस है बहुत कम हो जाए। इसलिए बार बार वो क्वेश्चन अगर आपकी आंखों के सामने आएगा तो आपसे गलत नहीं होगा। चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन D, R.K. मर्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वे अलौकिक परिणाम जो किसी व्यवस्था में अनुकूलन अथवा समायोजन लाते हैं कहलाते हैं? द ऑब्जर्व रिजल्ट्स which brings about adaptation or adjustment in a system are called? फर्स्ट ऑप्शन प्राकार्य फंक्शन, सेकंड ऑप्शन आकार्य डिसफंक्शन, थर्ड ऑप्शन सामाजिक परिवर्तन सोशल चेंज, फोर्थ ऑप्शन संचार कम्युनिकेशन। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जो प्राकार्यवाद है इसके समर्थक मर्टन ने प्राकार्य को डिफाइन करते हुए बताया है कि प्राकार्य जो फंक्शन है वह दृष्टिगोचर परिणाम है, ऑब्जर्वेबल कॉन्सिक्वेंसेस है, जो व्यवस्था विशेष के अनुकूलन या सामंजस्य को संभव बनाते हैं। वहीं आपका जो दुष्प्रकार्य है डिसफंक्शन है वह अलौकिक परिणाम है, जो कि व्यवस्था के अनुकूलन या सामंजस्य को क्या करते हैं? कम कर देते हैं। तो यहाँ आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पूछा गया वह अलौकिक परिणाम जो किसी व्यवस्था में अनुकूलन अथवा समायोजन लाते हैं, तो आपका क्या कहलाएगा? प्राकार्य कहलाएगा, फंक्शन कहलाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन A, प्राकार्य फंक्शन। ये आपका PGT एग्जाम 2000 में पूछा गया था। तो जो अदर पॉइंट्स है जो आपको याद रखना है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मर्टन ही आपके फर्स्ट सोशोलॉजिस्ट थे जिन्होंने आपका फंक्शन और डिसफंक्शन के बीच में अंतर को स्पष्ट किया, पहला हो गया। फिर जो आधुनिक समाज है इसमें सिर्फ एकता जो इंटीग्रेशन है इसी की नहीं बल्कि आपका बिखराव की भी प्रकृति पाई जाती है। तो इसलिए मर्टन ने आपका आधुनिक समाज में उन दोनों प्रवृत्तियों को देखा, इसलिए प्राकार्य और दुष्प्रकार्य का विस्तार से एक वैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत किया। और मर्टन ने जो फंक्शन है उसके 5 प्रचलित अर्थों में इसका चर्चा किया है। पहला तो आपका हो जाता है जो फंक्शन है सार्वजनिक उत्सव या सम्मेलन के अर्थ में, दूसरा आपका हो जाता है फंक्शन जो है व्यवस्था के रूप में, तीसरा हो जाएगा फंक्शन किसी सामाजिक पद पर आसीन व्यक्ति के कार्यकलाप या भूमिका एक्टिविटी के अर्थ में, और फोर्थ हो जाएगा गणित शास्त्रीय अर्थ में, और पांचवा क्या हो जाएगा? व्यवस्था बनाए रखने में सहायक प्राणी शास्त्रीय सामाजिक कार्य प्रणाली के अर्थ में फंक्शन। और मर्टन ने जो प्राकार्य है जो फंक्शन है उसको आत्मगत अनुभव जो आपका सब्जेक्टिव फीलिंग है, सब्जेक्टिव फीलिंग्स के रूप में समझना गलत माना है। इनके अकॉर्डिंग जो दृष्टिगोचर वस्तुगत परिणाम है, ऑब्जर्वेबल ऑब्जेक्टिव कॉन्सिक्वेंसेस, इसी को ही प्राकार्य कहा गया है। किसके द्वारा? मर्टन के द्वारा। और मर्टन ने प्राकार्य को 2 मौलिक अर्थों के रूप में प्रयोग किया। पहला आपका हो जाता है एक जैव व्यवस्था के अर्थ में प्राकार्य फंक्शन एज एन ऑर्गेनिक टाइप ऑफ सिस्टम, और दूसरा आपका क्या हो जाता है? जैव व्यवस्था के अंतर्गत किसी लक्ष्य उद्देश्य आदि के परिणामों के अर्थ में प्राकार्य फंक्शन एज द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एनी डिजाइन एम पर्पस विद इन एन ऑर्गेनिक टाइप ऑफ सिस्टम, राइट। चलिए देखिए ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन प्राकार्यवाद के अध्ययन से जुड़ा है? Who among the following is associated with the study of functionalism? First option Auguste Comte, second option W. Pareto, थर्ड ऑप्शन R.K. मर्टन, फोर्थ ऑप्शन E. बोगार्डस। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन C, R.K. मर्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जो व्यवस्था से अनुकूलन या सामंजस्य बनाए रखते हैं वे कहलाते हैं? दोज विच मेंटेन एडेप्टेशन और हार्मनी विद द सिस्टम आर कॉल्ड? फर्स्ट ऑप्शन प्राकार्य फंक्शन, सेकंड ऑप्शन आकार्य डिसफंक्शन, थर्ड ऑप्शन प्रकट प्रकार मैनिफेस्ट फंक्शन, फोर्थ ऑप्शन अंतर्निहित प्रकार इनहेरेंट फंक्शन। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो व्यवस्था से अनुकूलन या सामंजस्य बनाए रखते हैं वे क्या कहलाते हैं? आपका प्राकार्य कहलाता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए प्राकार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकार्यात्मक विकल्पों की अवधारणा किसने दी? हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शनल ऑल्टरनेटिव्स?
फर्स्ट ऑप्शन इमाइल दुर्खीम, सेकंड ऑप्शन आर के मॉर्टन, थर्ड ऑप्शन टी पार्सन्स, फोर्थ ऑप्शन है आपका बी मेलानोस्की। ये आपका जीआईसी लेक्चरर एग्जाम 2020 में पूछा गया था। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो प्रकारात्मक विकल्पों हैं, फंक्शनल ऑल्टरनेटिव्स, इसके जो कॉन्सेप्ट है इसको किसने प्रस्तुत किया? आर के मॉर्टन ने। और उनकी यह अवधारणा अमेरिकी राजनीति संरचना से रिलेटेड है। मॉर्टन का कहना है कि कोई भी सांस्कृतिक प्रक्रिया अपरिहार्य नहीं है, क्योंकि इसका फंक्शन किसी वैकल्पिक सांस्कृतिक प्रक्रिया द्वारा भी संभव है। एक ही कार्य दूसरी प्रक्रिया संस्था द्वारा भी किया जा सकता है, और यही मॉर्टन के प्रकारात्मक विकल्प की अवधारणा है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, आर के मॉर्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकार्यात्मक विश्लेषण में मॉर्टन के अनुसार निम्नांकित में से कौन से आवश्यक आधार तत्व हैं? फर्स्ट, समाज की प्रकारात्मक एकता, सेकंड सार्वभौमिक प्राकार्यवाद, थर्ड एकीकरण, फोर्थ अपरिहार्यता। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। फर्स्ट ऑप्शन 1 तथा 2, सेकेंड ऑप्शन 1 तथा 4, थर्ड ऑप्शन 1, 2 तथा 4, फोर्थ ऑप्शन 1, 2 तथा 3। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये क्वेश्चन आपका उत्तराखंड जीआईसी लेक्चरर एग्जाम 2020 में पूछा गया था। तो आपका हम बात करते हैं प्रकारात्मक विश्लेषण में मॉर्टन के अकॉर्डिंग आवश्यक आधार तत्व। तो पहला है समाज की प्रकारात्मक एकता, दूसरा आ जाएगा आपका सार्वभौमिक प्राकार्यवाद, थर्ड हो जाएगा आपका अपरिहार्यता, और फोर्थ हो जाएगा सामाजिक रीतियाँ, और आपका फिफ्थ हो जाएगा घटनाएं। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? एकीकरण नहीं आएगा। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2 और 4। तो राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी, 1, 2 तथा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकारात्मक विश्लेषण में आवश्यकताओं के संस्तरण की अवधारणा दी थी। द कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन ऑफ नीड्स इन फंक्शनल एनालिसिस वॉज गिवन बाय। फर्स्ट ऑप्शन मेलानोस्की द्वारा, सेकंड ऑप्शन मॉर्टन द्वारा, थर्ड ऑप्शन दुर्खीम द्वारा, फोर्थ ऑप्शन रैडक्लिफ ब्राउन द्वारा। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? प्रकारात्मक विश्लेषण में आपके जो मानव शास्त्री हैं मेलानोस्की, इन्होंने प्रकारवादी विचारधारा का विकास इम्पिरिकल रियलिटी, अनुभवपरक वास्तविकता के आधार पर किया है। इन्होंने जनजातीय समाजों का सामाजिक सांस्कृतिक इकाई के रूप में अध्ययन कर संस्कृति के प्रत्येक पहलू का एनालिसिस उसके फंक्शन के आधार पर किया है। और ऐसा उनके बुक है एर्गोनॉट्स ऑफ द वेस्टर्न पैसिफिक, इसमें दर्शित होता है। और इन्होंने जनजातीय संस्कृति को समझने के लिए जिस विशिष्ट दृष्टिकोण को विकसित किया उसे हम क्या कहते हैं? आवश्यकताओं का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ नीड्स कहते हैं। और इसकी चर्चा उन्होंने अपने कौन से बुक में किया है? आ साइंटिफिक थ्योरी ऑफ कल्चर। तो ये किसकी बुक का नाम है? मेलानोस्की की बुक का नाम है। और इनके अकॉर्डिंग आवश्यकताएं दो प्रकार की होती हैं। एक आपका हो जाता है इंडिविजुअल लेवल पे, और दूसरा आपका क्या हो जाता है? सोशल, सामाजिक। पहला आपका हो जाएगा व्यक्तिगत इंडिविजुअल, दूसरा हो जाएगा सामाजिक सोशल। और मेलानोस्की ने आपका व्यक्तिक आवेग को व्यक्तिक तथा सामूहिक अस्तित्व की अवधारणा से जोड़कर आवश्यकताओं को 3 भागों में बांटा है। पहला आपका हो जाता है मूल, बेसिक हो जाएगा। पहला आपका क्या हो जाएगा? बेसिक। और दूसरा आपका क्या हो जाएगा? दूसरा आपका हो जाएगा व्युत्पन्न, डिराइव्ड। और तीसरा क्या हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा संबंधी, इंटीग्रेटिव। तो ये आवश्यकताएं हैं। पहला आपका हो गया मूल आवश्यकताएं, दूसरा हो गया व्युत्पन्न आवश्यकताएं, और तीसरा क्या हो जाएगा? संबंधी आवश्यकताएं। तो ये आपको ध्यान में रखना, पहला बेसिक, दूसरा डिराइव, तीसरा इंटीग्रेटिव। और आपका मूल आवश्यकताओं के अंतर्गत क्या आ जाएगा? जैसे मेटाबॉलिज्म, प्रजनन, शारीरिक सुख, सुरक्षा, गतिशीलता, मोबिलिटी, मानसिक विकास और स्वास्थ्य है, जिनकी सांस्कृतिक प्रतिक्रियाएं क्रमशः आपका भोजन की आपूर्ति, नातेदारी, आश्रय, शेल्टर, संरक्षण गतिविधियां, प्रशिक्षण और स्वच्छता हैं। और मूल आवश्यकताओं को पहले स्तर का निर्धारक तत्व भी कहा जाता है, प्राइमरी डिटरमिनेंट्स भी कहा जाता है। आपको ध्यान में रखना है, क्या कहा जाता है? मूल आवश्यकताओं को पहले स्तर का प्राइमरी डिटरमिनेंट्स कहा जाता है, निर्धारक तत्व कहा जाता है। तो आपका यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, मेलानोस्की द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में किसने ट्रोबियन आइलैंडर्स का प्रकारवादी पद्धति से अध्ययन किया था? फर्स्ट ऑप्शन रैडक्लिफ ब्राउन, सेकंड ऑप्शन बी मेलानोस्की, थर्ड ऑप्शन आर के मॉर्टन, फोर्थ ऑप्शन के डेविस। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो मेलानोस्की ने अपनी आवश्यकताओं के सिद्धांत के माध्यम से कल्चर को एक डायनेमिक व्यवस्था के रूप में स्वीकार किया है, और संस्कृति की व्याख्या उन्होंने प्रकारात्मक दृष्टिकोण से किया है।
और इसके आधार पर ही इन्होंने ट्रोबियन आइलैंडर्स समूह में नृजाति विवरण एथनोलॉजिकल डेटा का संकलन और विश्लेषण व्यवस्थित ढंग से किया है और उनके प्रकारात्मक विश्लेषण को सैद्धांतिक अंतर्दृष्टि के विषय के संदर्भ में भी देखते हैं। और मेलिनोव्स्की ने प्राकार्यवाद को एक व्यवस्थित अवधारणा के रूप में विकसित नहीं किया, पर वे पहले मानवशास्त्री थे जिन्होंने प्राकार्यवाद फंक्शनलिज्म शब्द का प्रयोग किया। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी मेलिनोव्स्की। ये क्वेश्चन आपका जीआईसी एग्जाम 2015 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न सिद्धांतों में से कौन सा सिद्धांत स्थिरता की स्थिति पर विचार का पक्षधर है? फर्स्ट ऑप्शन है आपका मार्क्सवाद, सेकंड ऑप्शन प्राकार्यवाद, थर्ड ऑप्शन है प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद, फोर्थ ऑप्शन है लोक विधि विज्ञान। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो प्राकार्यवादी चिंतन का सबसे बड़ा दोष यह है कि व्यवस्था की अवधारणा में स्थिरता का भाव अधिक झलकता है और इससे सामाजिक परिवर्तन की अवधारणा स्पष्ट नहीं होती। और प्राकार्यवाद की आलोचना इस आधार पर भी की जाती है कि सामाजिक व्यवस्था के उस पहलू पर आवश्यकता से अधिक जोर दिया जाता है जिसके कॉन्सिक्वेंसेस में स्थिरता और निरंतरता बनी रहती है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी प्राकार्यवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन से समाजशास्त्री का संबंध प्राकार्यवाद के अध्ययन से जुड़ा है? फर्स्ट ऑप्शन ऑगस्ट काम्ट, सेकंड ऑप्शन बी पेरेटो, थर्ड ऑप्शन आर.के. मॉर्टन, फोर्थ ऑप्शन ई बोगार्डस। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आधुनिक समाजशास्त्र में संरचनात्मक प्राकार्यवाद को वैज्ञानिक आधार प्रदान करने का महत्वपूर्ण श्रेय किसे दिया जाता है? आर.के. मॉर्टन को दिया जाता है। और मॉर्टन के प्रकार्यात्मक विचारों पर मानवशास्त्री मेलिनोव्स्की, रैडक्लिफ ब्राउन और आपके क्लाइड क्लूहॉन हो गए, इन सब का उल्लेखनीय प्रभाव है। और प्राकार्यवाद पर मॉर्टन का योगदान समाजशास्त्र की दुनिया में एक विशिष्ट महत्व रखता है। हम गिडेंस की बात करें तो उनका कहना है कि रैडक्लिफ ब्राउन और मेलिनोव्स्की ने प्राकार्यवाद का प्रयोग जहां आदिम जाति के लिए किया था, वहीं आर.के. मॉर्टन ने सिद्धांत का प्रयोग विकसित और औद्योगिक समाज के अध्ययन के लिए किया था। और इन्होंने मॉर्टन द्वारा दिए गए विश्लेषण को रैडक्लिफ ब्राउन और मेलिनोव्स्की की तुलना में अधिक समृद्ध बताया। किसने बताया ये सारी चीजें? आपका गिडेंस ने बताया। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आर.के. मॉर्टन। और ये क्वेश्चन आपका जीआईसी एग्जाम 2015 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से उस समाजशास्त्री को चिन्हित कीजिए जो प्राकार्यवाद सिद्धांत के समर्थक हैं। फर्स्ट ऑप्शन है राधा कमल मुखर्जी, सेकंड ऑप्शन जीएस घुरिये, थर्ड ऑप्शन एम एन श्रीनिवास, फोर्थ ऑप्शन है ए.आर. देसाई। ये क्वेश्चन भी आपका जीआईसी एग्जाम 2015 में पूछा गया है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो एम एन श्रीनिवास ने प्राकार्यवाद सिद्धांत के समर्थक थे और इनकी बुक आपका नाम याद ही है, कई बार आपको बताया गया, रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कूट्स ऑफ साउथ इंडिया। इस पुस्तक में ब्रिटिश सामाजिक मानव विज्ञान में प्रभावी संरचनात्मक प्राकार्यवादी परिप्रेक्ष्य पर कार्य किया गया है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी एम एन श्रीनिवास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक प्रघटना को समझने के लिए निम्न में से कौन प्रकारात्मक उपागम को नहीं अपनाता है? फर्स्ट ऑप्शन जे अलेक्जेंडर, सेकंड ऑप्शन के डेविस, थर्ड ऑप्शन आर.के. मॉर्टन, फोर्थ ऑप्शन जे हैबरमास। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सामाजिक प्रघटना को समझने के लिए जे हैबरमास ने मार्क्सवादी उपागम को अपनाते हुए नव मार्क्सवादी विचारधारा को स्थापित किया है, जबकि आपके जो जेफरी अलेक्जेंडर हो गए, किंग्सले डेविस हो गए, आर.के. मॉर्टन हो गए, इन्होंने सामाजिक प्रघटना को समझने के लिए प्रकार्यात्मक उपागम को अपनाया है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी जे हैबरमास। ये क्वेश्चन आपका जीआईसी एग्जाम 2017 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन प्रकार्यवादी सिद्धांत से संबद्ध नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन बी मेलिनोव्स्की, सेकंड ऑप्शन एच स्पेंसर, थर्ड ऑप्शन पी.वी. यंग, फोर्थ ऑप्शन ए.आर. ब्राउन। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये आपका उत्तराखंड जीआईसी लेक्चरार एग्जाम 2018 में पूछा गया था। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो पी.वी. यंग प्रकार्यवादी सिद्धांत से आपके रिलेटेड नहीं थे, जबकि आपके मेलिनोव्स्की हो गए, एच स्पेंसर हो गए, ब्राउन हो गए, ये आपके प्राकार्यवादी सिद्धांत से रिलेटेड है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी पी.वी. यंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रदर्शनात्मक उपभोग कॉन्स्पिक्युअस कंजम्पशन एक उदाहरण है। फर्स्ट ऑप्शन प्रकट प्रकार्य का, सेकंड ऑप्शन अव्यक्त प्रकार्य का, थर्ड ऑप्शन सुकार्य का, फोर्थ ऑप्शन दुष्प्रकार्य का। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो प्रदर्शनात्मक उपभोग जो है कॉन्स्पिक्युअस कंजम्पशन है, इसका उदाहरण आपको बताया ही गया था। सबसे पहले किसने दिया था? टी. वेबलन ने दिया था।
टी बेवलिन ने इसको प्रस्तुत किया था आपका कॉन्स्पिकुअस कंजम्पशन की जो कॉन्सेप्ट है। इन्होंने प्रदर्शनात्मक उपभोग को अव्यक्त प्रकार मीन्स लैटेंट फंक्शन के रूप में आपका प्रस्तुत किया है। अव्यक्त प्रकार क्या होते हैं? ना तो इच्छित होते हैं आपके, ना ही मान्य होते हैं, ना ही इंटेंडेड होते हैं और ना ही रिकग्नाइज्ड होते हैं। जो बिलाशी वर्ग है, जो लेजर क्लास है, अपने धन को आवश्यक उपभोग के माध्यम से सार्वजनिक प्रतिष्ठा प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। जो आवश्यक नहीं होता फिर भी प्रदर्शन या दिखावे के लिए इसे ऐसा किया जाता है। तो यहाँ आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, अव्यक्त प्रकार का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से गलत कथन चुनिए। फर्स्ट ऑप्शन प्रकार एक आंशिक क्रिया द्वारा उस संपूर्ण क्रिया को दिया जाने वाला योगदान है जिसका कि वह एक भाग है। सेकेंड ऑप्शन प्रकारवाद फंक्शनलिज्म एकता एक ऐसी दशा है जिसमें समाज व्यवस्था के सभी अंग अलग अलग कार्य करते हैं। थर्ड ऑप्शन है प्रकार किसी भी इकाई का यह योगदान है जो संपूर्णता को बनाए रखने में उसके द्वारा दिया जाता है। फोर्थ ऑप्शन प्रत्येक समाज व्यवस्था में एक प्रकार की एकता होती है जिसे प्रकार्यात्मक एकता के नाम से पुकारते हैं। ये क्वेश्चन आपका पीजीटी एग्जाम 2009 में पूछा गया था। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो प्रकारवाद के अकॉर्डिंग यह माना जाता है कि समाज एक ऐसी संगठित एवं आत्म अनुरक्षित व्यवस्था है जिसमें विरोधी परिवेश की स्थिति में भी बैलेंस जो है बना रहता है और समाज के जीवन के लिए आवश्यक है कि व्यवस्था की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु उसकी सामाजिक प्रक्रियाओं का आपस में सहज रूप में तालमेल हो। तो यहाँ आपको गलत कथन चूज करना है। तो प्रकार एक आंशिक क्रिया द्वारा उस संपूर्ण क्रिया को दिया जाने वाला योगदान है जिसका कि वह एक भाग है, ये आपका करेक्ट है। प्रकारवाद जो आपका फंक्शनलिज्म है, एकता एक ऐसी दशा है जिसमें समाज व्यवस्था के सभी अंग अलग अलग कार्य करते हैं, ये आपका गलत है और आपको यहाँ गलत कथन ही चूज करना है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। जबकि आपका प्रकार किसी भी इकाई का यह योगदान है जो संपूर्णता को बनाए रखने में उसके द्वारा दिया जाता है, करेक्ट है। प्रत्येक समाज व्यवस्था में एक प्रकार की एकता होती है जिसे प्रकार्यात्मक एकता के नाम से पुकारते हैं, ये भी आपका क्या है? करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका समाजशास्त्र में आदतन सिद्धांत कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन है प्रत्यक्षवाद, सेकंड ऑप्शन प्रकारवाद, थर्ड ऑप्शन आत्महत्या का सिद्धांत, फोर्थ ऑप्शन है उद्विकासीय सिद्धांत। तो हम बात करते हैं सबसे पहले प्रत्यक्षवाद। तो इसका व्यवस्थित प्रतिपादन ऑगस्ट काम्ट की कृति थी कॉज डी फिलॉसफी पॉजिटिव, इसमें किया गया था और ये आपका जो बुक था 1830 से 42 के बीच में लिखा गया था। और ऑगस्ट काम्ट का टाइम पीरियड आपको कई बार बताया गया क्या है? 1798 से 1857। तो ये आपका आदतन सिद्धांत नहीं होगा। तो डॉक्टर गोपाल यादव की बुक थी पर्सपेक्टिव इन सोशियोलॉजी, इसमें इन्होंने लिखा है कि प्रकारवाद मूलतः पोलिश मानवशास्त्री बी मेलानोव्स्की द्वारा 1926 में इन्होंने एक लेख लिखा था एंथ्रोपोलॉजी, इसमें विशिष्ट रूप में किया गया था। वहीं हम बात करते हैं आपका आत्महत्या का सिद्धांत। तो दुर्खीम की बुक थी द सुसाइड या फिर ली सुसाइड, इस बुक में इन्होंने किया था और ये बुक आपका कब का था? इसका पब्लिकेशन हुआ था 1897 में। इसमें इन्होंने आत्महत्या का 3 प्रकार बताया गया था इस बुक में। और हम उद्विकासीय सिद्धांत की बात करते हैं तो सामाजिक उद्विकास की चर्चा मॉर्गन ने 1877 में आदिम एवं सभ्य समाजों के बीच अंतर स्पष्ट करने के लिए किया। और हर्बर्ट स्पेंसर ने 1882 में डार्विन के सिद्धांतों के आधार पर समाजशास्त्र में व्याख्या प्रस्तुत की। और इस तरह यह स्पष्ट हो जाता है कि समाजशास्त्र में जो आपका आदतन सिद्धांत है वो क्या है? प्रकारवाद है। जबकि इन सब का आप टाइम पीरियड देख रहे हैं कितना पुराना है। तो प्रकारवाद बाद का आया हुआ आपका कॉन्सेप्ट है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, प्रकारवाद। ये सबसे आदतन है, सबसे करेंट है, सबसे रिसेंट है। प्रत्यक्षवाद, आत्महत्या सिद्धांत और उद्विकासीय सिद्धांत से, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाजशास्त्र का कौन सा उपागम सामाजिक व्यवस्था से संबंधित है? फर्स्ट ऑप्शन अंतःक्रियावादी, सेकंड ऑप्शन संघर्ष, थर्ड ऑप्शन प्रकार्यात्मक, फोर्थ ऑप्शन सैद्धांतिक। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये क्वेश्चन आपका उत्तराखंड जीआईसी लेक्चरर एग्जाम 2018 में पूछा गया था। तो सामाजिक व्यवस्था आपका प्रकार्यात्मक उपागम से रिलेटेड है। सामाजिक व्यवस्था में एक प्रकार की एकता होती है जिसे आपका रैडक्लिफ ब्राउन ने प्रकार्यात्मक एकता का नाम दिया है, फंक्शनल यूनिटी का नाम दिया है। किसके द्वारा दिया गया है? रैडक्लिफ ब्राउन के द्वारा दिया गया। इसका मतलब क्या होता है? एक ऐसी स्थिति से है जिसमें सामाजिक व्यवस्था के सभी अंग समरसता एवं अनुकूलता के साथ काम करते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, प्रकार्यात्मक।
नेक्स्ट क्वेश्चन है यू फंक्शन और डिसफंक्शन की अवधारणाओं को किसने प्रस्तुत किया? फर्स्ट ऑप्शन टी पार्सन, सेकंड ऑप्शन बी मेलिनोस्की, थर्ड ऑप्शन सी डब्ल्यू मिल्स, फोर्थ ऑप्शन मैरियन जे लेवी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यू फंक्शन और डिसफंक्शन की अवधारणाओं को आपका प्रस्तुत किसके द्वारा किया गया? मैरियन जे लेवी के द्वारा किया गया है। और यू फंक्शन क्या है? आपका एक ऐसी शर्त या मामले की वह स्थिति है जो इकाई के अनुकूलन या समायोजन को इंक्रीज करता है या बनाए रखता है। और डिसफंक्शन जो है आपका यू फंक्शन का निषेध है। कहने का मतलब है वह संदर्भ में एक घटना के अनुकूलन या समायोजन को क्या कर देता है? कम कर देता है। तो यू फंक्शन आपका जहाँ बढ़ाने का काम करता है, डिसफंक्शन वही समायोजन, अनुकूलन, अडेप्टेशन, ये सभी जो चीज़ें हैं इसको कम करने का काम करता है आपका डिसफंक्शन। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी मैरियन जे लेवी। चलिए देखते हैं थर्ड सब टॉपिक आपका है नव प्रकारवाद, नियो फंक्शनलिज्म। जो प्रकारवाद में जो कमियां रह गई उसको दूर करने के लिए आपका नियो फंक्शनलिज्म आया। चलिए देखते हैं, ये है आपका फर्स्ट क्वेश्चन, नव प्रकारवाद नियो फंक्शनलिज्म के समर्थक कौन है? फर्स्ट ऑप्शन जे अलेक्जेंडर, सेकंड ऑप्शन टी पार्सन्स, थर्ड ऑप्शन आर के मॉर्टन, फोर्थ ऑप्शन एम जी लेवी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये क्वेश्चन आपका पीजीटी एग्जाम 2009 में पूछा गया था। तो अमेरिका में जेफ्रे अलेक्जेंडर और जर्मनी में निकलास लुहमान और ब्रिटेन में मार्क्सवाद को संशोधित रूप में प्रस्तुत करने वाले जी.ए. कोहेन की प्रेरणाओं से नव प्रकारवाद का जन्म हुआ। किसकी प्रेरणाओं से? जी.ए. कोहेन की। और किसका जन्म हुआ? नव प्रकारवाद का, नियो फंक्शनलिज्म का। ये सब बातें आपको ध्यान में रखना है। और अलेक्जेंडर ने आपका स्पष्ट रूप में कहा कि सामाजिक घटनाओं की व्याख्या का यह एक ऐसा उपागम है जिसमें सामाजिक जीवन के उपेक्षित पक्षों पर ध्यान आकर्षित किया जाता है। तो आपका यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए जेफ्रे अलेक्जेंडर। तो आपको ध्यान में रखना है जो अलेक्जेंडर है इनकी गणना नववामपंथी मार्क्सवादियों और नव प्रकारवादियों दोनों में की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जे अलेक्जेंडर ने प्रकारवाद की प्रमुख कमियां बताई हैं। फर्स्ट ऑप्शन व्यक्तिवाद का विरोध, सेकंड ऑप्शन रूढ़िवाद एवं आदर्शवाद, थर्ड ऑप्शन दोनों ए तथा बी, फोर्थ ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये क्वेश्चन उत्तराखंड जीआईसी लेक्चरर एग्जाम 2020 में पूछा गया था। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो अमेरिकन सोशोलॉजिस्ट जेफ्री अलेक्जेंडर को नव प्रकारवाद का जनक माना जाता है। अगर क्वेश्चन आ जाए फादर ऑफ नियो फंक्शनलिज्म कौन है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? जेफ्री अलेक्जेंडर। और इनकी बुक का नाम आपको नहीं भूलना है, क्या है, इंपॉर्टेंट है, और यही नाम सही है तो आप भूलेंगे भी नहीं। क्या है? नियो फंक्शनलिज्म। तो इसी बुक में ही इन्होंने आपका नव प्रकारवाद को प्रस्तुत किया गया है। किसका बुक है ये? जेफ्री अलेक्जेंडर का बुक है। तो नव प्रकारवाद का संशोधित रूप है जिसे आपका जो समाजशास्त्रीय जगत है इसमें एक सिद्धांत न मानकर केवल एक विचार माना जाता है। और जेफ्री अलेक्जेंडर ने प्रकारवाद की प्रमुख कमियां बताई हैं और यहाँ पर आपसे कमी से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछा गया है। तो सबसे पहले देखिए, व्यक्तिवाद का विरोध करता है और समाज तथा संरचना को ज़्यादा प्रमुख मानता है। और ये सब कमियां किसके द्वारा बताई जा रही हैं प्रकारवाद को लेकर? जेफ्री अलेक्जेंडर के द्वारा। तो आपका यहाँ राइट आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। तो हम सबसे पहले देखते हैं। इन्होंने बताया व्यक्तिवाद का विरोध करता है और क्रिया पर अधिक बल देता है और सामाजिक परिवर्तन पर ध्यान नहीं देता, समाज का एक पक्षीय अध्ययन करता है आपका प्रकारवाद, और रूढ़िवाद एवं आदर्शवाद जैसी अनेक कमियां इसमें व्याप्त हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी दोनों ए तथा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नांकित प्रकारवादियों में से कौन नव प्रकारवाद का प्रवर्तक है? फर्स्ट ऑप्शन पीटर बर्जर, सेकंड ऑप्शन जेसी अलेक्जेंडर, और थर्ड ऑप्शन है उल्रिक बेक, और फोर्थ ऑप्शन है आपका आर के मॉर्टन। ये क्वेश्चन आपका उत्तराखंड जीआईसी लेक्चरर एग्जाम 2020 में पूछा गया था। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा जेसी अलेक्जेंडर, ऑप्शन बी। चलिए देखते हैं अब हमारा आ गया सामाजिक विनिमय का सिद्धांत। ये आपका नेक्स्ट सब टॉपिक है सोशल एक्सचेंज थ्योरी। फर्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक विनिमय सिद्धांत सोशल एक्सचेंज थ्योरी का प्रतिपादन किसने किया? फर्स्ट ऑप्शन मार्क्स, सेकंड ऑप्शन पीटर ब्लाउ, थर्ड ऑप्शन अल्फ्रेड शूट्स, और फोर्थ ऑप्शन है लेवी स्ट्रॉस। ये क्वेश्चन आपका पीजीटी एग्जाम 2002 में पूछा गया था। तो आधुनिक विनिमय सिद्धांत के विकास का श्रेय आपका थिबाउ और कैली तथा होमस को दिया जाता है। और इसके विनिमय सिद्धांत पर बहुत कुछ मात्रा में व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक स्कीनर के विचारों की भी छाप अंकित है। और ऐसा कहा जाता है कि
होमन्स के विनिमय सिद्धांत का जन्म समाजशास्त्र के भीम कहे जाने वाले पार्सन्स के सामाजिक क्रिया सिद्धांत की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप हुआ है। होमन्स के अतिरिक्त विनिमय सिद्धांत के प्रति आपके पीटर ब्लाउ का योगदान भी महत्वपूर्ण है। ब्लाउ का विनिमय सिद्धांत होमन्स से अलग है और होमन्स का सिद्धांत मनोवैज्ञानिक निर्धारणवाद से प्रभावित है, जबकि आपका जो ब्लाउ है इनमें आपका विनिमय के संरचनात्मक पक्ष को उजागर किया गया है। किसके द्वारा? ब्लाउ के द्वारा। और ब्लाउ के अकॉर्डिंग कर्ताओं के बीच बाह्य लाभों का पारस्परिक विनिमय अपूर्ण अथवा अनुपस्थित हो सकता है, जैसे कि हमें सत्ता संबंधों में देखने को मिलता है। तो यहाँ आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, पीटर ब्लाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन विनिमय सिद्धांत से संबंध है? फर्स्ट ऑप्शन है आपका जॉर्ज सिमल, सेकेंड ऑप्शन जॉर्ज एच मीड, थर्ड ऑप्शन जॉर्ज होमन, फोर्थ ऑप्शन जॉर्ज लुंडबर्ग। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये क्वेश्चन जीआईसी लेक्चरर एग्जाम 2015 में पूछा गया था। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अभी बताया गया। आधुनिक विनिमय सिद्धांत के विकास का श्रेय जनरली आपका थिबाउ, कैली और होमन्स को दिया जाता है। तो यहाँ आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, जॉर्ज होमन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने सर्वप्रथम आर्थिक विनिमय तथा सामाजिक विनिमय में अंतर स्पष्ट किया? फर्स्ट ऑप्शन जे फ्रेजर, सेकेंड ऑप्शन पी ब्लाउ, थर्ड ऑप्शन जी होमन्स, फोर्थ ऑप्शन बी मेलानोव्स्की। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये क्वेश्चन जीआईसी लेक्चरर एग्जाम 2020 में पूछा गया था। तो बी मेलानोव्स्की फर्स्ट सोशोलॉजिस्ट थे आपके, जिन्होंने आर्थिक विनिमय और सामाजिक विनिमय में अंतर स्पष्ट किया। और कब किए? जब ये ट्रोवियन आइलैंडर्स के कूला विनिमय का स्टडी कर रहे थे उस समय पर। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, बी मेलानोव्स्की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन विनिमय सिद्धांत के अध्ययन का केंद्र बिंदु है? फर्स्ट ऑप्शन व्यक्ति, सेकंड ऑप्शन समूह, थर्ड ऑप्शन संस्था, फोर्थ ऑप्शन राज्य। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये क्वेश्चन आपका पीजीटी एग्जाम 2005 में पूछा गया था। तो विनिमय सिद्धांत एक लाभ केंद्रित दृष्टिकोण है, जिसमें सामाजिक अंतरक्रिया जो सोशल इंटरेक्शन है इसको इस प्रकार से नियोजित किया जाता है ताकि अंतरक्रिया में सहभागी दोनों पक्षों को पुरस्कारों के विनिमय द्वारा अधिक से अधिक बेनिफिट प्राप्त हो और दूसरों को लाभ पहुंचाकर उसके बदले में स्वयं के लाभान्वित होने की आशा ही आपका विनिमय सिद्धांत का सेंट्रल आइडिया है, केंद्रीय विचार है। और इस सिद्धांत के अकॉर्डिंग यह माना जाता है कि मानवीय व्यवहार का निर्धारण पुरस्कार एवं लागत के दो मूल तत्वों द्वारा होता है। दैट इज, व्यक्ति स्वैच्छिक रूप से वॉलेंटरी स्वयं को किसी व्यवहार में तब तक लगाए रखता है जब तक उस व्यवहार में लगने वाली लागत से मिलने वाला पुरस्कार अधिक हो। और मार्शल मॉस आपके फर्स्ट व्यक्ति थे जिन्होंने आपका 1925 में इनका एक लेख आया था, उसका नाम था द गिफ्ट। तो इसमें सबका ध्यान आकृष्ट कराने की कोशिश किया था और इसमें उन्होंने जनजातीय समाजों में उपहार लेन देन समारोह का विस्तृत वर्णन विश्लेषण कर पारस्परिकता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। और ट्रोवियन आइलैंडर्स की कूला प्रथा और अमेरिकी इंडियंस के पोर्टलैज प्रथा जो है इसके बेस्ट एग्जाम्पल हैं। तो आपका यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, व्यक्ति। तो आप इसको विनिमय सिद्धांत के अध्ययन का केंद्र बिंदु ऐसे भी मान सकते हैं। आप जब किसी को गिफ्ट देते हैं तो आपके मन में भी आता है कि आपको गिफ्ट मिले, तो गिफ्ट के बदले ही आप गिफ्ट देते हैं। तो ये आपका क्या हो गया? विनिमय सिद्धांत का। तो ये क्या है? व्यक्ति पर बेस्ड है। तो आपका राइट आंसर यहाँ क्या हो गया? ऑप्शन ए, व्यक्ति। तो विनिमय सिद्धांत के अध्ययन का केंद्र बिंदु क्या है? व्यक्ति है। और इसके एग्जाम्पल भी आपको नहीं भूलना है, जो ट्रोवियन आइलैंडर्स की कूला प्रथा थी और अमेरिकन इंडियंस की पोर्टलैज प्रथा जो है, ये क्या है? इसके एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विनिमय के नियम है। फर्स्ट ऑप्शन है विवेकपूर्ण सिद्धांत, सेकंड ऑप्शन न्याय सिद्धांत, थर्ड ऑप्शन है दोनों ए तथा बी और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन आपका उत्तराखंड जीआईसी लेक्चरर एग्जाम 2020 में पूछा गया है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सामाजिक विनिमय के नियम। तो सामाजिक विनिमय के नियम विवेकपूर्ण सिद्धांत तथा न्याय सिद्धांत है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, दोनों ए तथा बी, क्योंकि विवेकपूर्ण सिद्धांत भी आ जाएगा और न्यायपूर्ण सिद्धांत भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्तु विनिमय प्रणाली एक विनिमय प्रणाली है जिसके रूप हैं। फर्स्ट ऑप्शन है सेवा के बदले सेवा, सेकंड ऑप्शन है सेवा के बदले वस्तु, थर्ड ऑप्शन है वस्तु के बदले वस्तु, फोर्थ ऑप्शन क्या है? उपर्युक्त सभी। ये आपका पीजीटी एग्जाम 2003 में पूछा गया था। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वस्तु विनिमय प्रणाली विनिमय का सीधा रूप है। इसमें वस्तुओं के बदले वस्तु और सेवाओं के बदले वस्तुएं और सेवाओं के बदले वस्तुएं और बिना मुद्रा के माध्यम से विनिमय की जाती है। तो आपका यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा?
सेवा के बदले सेवा आ जाएगा, सेवा के बदले वस्तु और वस्तु के बदले वस्तु। तो आपका राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। फिफ्थ सब टॉपिक है आपका प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद, सिंबॉलिक इंटरेक्सिज्म। चलिए देखते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, मीड के प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद की महत्वपूर्ण जड़ें कौन सी हैं? फर्स्ट, उपयोगितावाद का दर्शन। सेकंड, व्यवहारवाद का मनोविज्ञान। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन है केवल एक, बी ऑप्शन है केवल दो, सी ऑप्शन है एक और दो दोनों, डी ऑप्शन है ना तो एक ना ही दो। ये क्वेश्चन आपका जीआईसी एग्जाम 2020 में पूछा गया था। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो मीड आपके मिशिगन यूनिवर्सिटी में दर्शन और सामाजिक मनोविज्ञान के प्रोफेसर थे। इनकी बुक का नाम आपको नहीं भूलना है, क्या है, कई बार एग्जाम में पूछा गया आपका, माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी, माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ अ सोशल बिहेवियरिस्ट। तो ये बुक आपका 1934 में पब्लिश करवाया गया था, इनके स्टूडेंट के द्वारा पब्लिश करवाया गया था इनके मरणोपरांत। तो आपको ध्यान में रखना है, और इसमें इनके दृष्टिकोण को फिर बताया गया इस बुक में, माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी में। और इस पुस्तक में ही आपका प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद, जो आपका सिंबॉलिक इंटरेक्सिज्म है, इस स्कूल की नींव पड़ी। और उनके प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद की जो महत्वपूर्ण जड़ें हैं, उपयोगितावाद का दर्शन और व्यवहारवाद का मनोविज्ञान है। तो आपका यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयोगितावाद का दर्शन और व्यवहारवाद का मनोविज्ञान। तो राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी, एक और दो दोनों। तो ध्यान में रखना है, मीड आपके जो है मिशिगन यूनिवर्सिटी में दर्शन और सामाजिक मनोविज्ञान के प्रोफेसर थे, और इनका जो दृष्टिकोण है, इनका बुक 1934 में पब्लिश करवाया गया था इनके स्टूडेंट्स के द्वारा, माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी, इसमें दिया गया। और इस जो बुक है आपका माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी, इसमें प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद के स्कूल की नींव पड़ी, और उनके प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद की जो महत्वपूर्ण जड़ें हैं वे उपयोगितावाद का दर्शन और व्यवहारवाद का मनोविज्ञान है। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वयं की अवधारणा, प्राप्ति एवं सामाजिक अस्मिता, द एक्यूजेशन ऑफ सेल्फ कॉन्सेप्ट एंड सेल्फ आइडेंटिटी का समाजीकरण, सोशलाइजेशन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? फर्स्ट ऑप्शन जे पियाजेंट, सेकंड ऑप्शन है जीएच मेड, थर्ड ऑप्शन है एस फ्रायड, और फोर्थ ऑप्शन है आपका ई दरखीम। ये क्वेश्चन आपका जीआईसी एग्जाम 2017 में पूछा गया था। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो स्वयं की अवधारणा, प्राप्ति एवं सामाजिक अस्मिता, द एक्विजिशन ऑफ सेल्फ कॉन्सेप्ट एंड सोशल आइडेंटिटी का समाजीकरण का सिद्धांत जीएच मीड ने प्रोपाउंड किया है, और इनके द्वारा स्व की उत्पत्ति की सामाजिक अंतःक्रियावादी व्याख्या प्रस्तुत की, और व्यक्ति के समाजीकरण में मीड ने सोसाइटी की महती भूमिका को इंगित करते हुए लिखा है कि बालक को अपने बारे में सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा ही बोध होता है, और इसी के द्वारा स्व की उत्पत्ति होती है, और मैं व्यक्ति के जैविकीय जो पक्ष होता है उसको एक्सप्रेस करता है, जबकि जो मुझे होता है वो सामाजिक स्वचेतन व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करता है, जिसकी उत्पत्ति दूसरों के द्वारा स्वयं को देखने की जानकारी से होता है। कहने का मतलब है कि दूसरे व्यक्ति उसे किन निगाहों से देखते हैं, उसी रूप में वह स्वयं को देखने लगता है। और मीड ने मुझे की अवधारणा का प्रयोग सामाजिक स्व के लिए किया है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, जीएच मीड। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसका कथन है कि स्व की एक आवश्यक विशेषता है इसका आत्मवाचक स्वभाव? फर्स्ट ऑप्शन आर.एम. मैकाइवर, सेकेंड ऑप्शन जीएच मीड, थर्ड ऑप्शन किंग्सले डेविस, फोर्थ ऑप्शन सीएच कूले। ये क्वेश्चन आपका जीआईसी एग्जाम 2015 में पूछा गया था। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो मीड ने स्व की अवधारणा, जो सेल्फ का कॉन्सेप्ट है, इसको प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद का केंद्रीय आधार बनाया है, जो आपका सिंबॉलिक इंटरेक्सिज्म है। इनके अकॉर्डिंग मनुष्य के भीतर स्व होता है, और कई बार हम स्व का अर्थ आत्मा से लेते हैं। मनुष्य का मस्तिष्क भले ही कलुषित हो जाए, करप्ट हो जाए, लेकिन जो इंडियन ट्रेडिशन है उससे हमारा विश्वास है कि मनुष्य की आत्मा में स्व सबसे ऊपर है। तो आपका यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, जीएच मीड। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्म को शुद्ध रूप से सामाजिक प्रकृति का कौन मानता है? फर्स्ट ऑप्शन जी मर्फी, सेकेंड ऑप्शन सीएच कूले, थर्ड ऑप्शन जीएच मीड, फोर्थ ऑप्शन एचएम जॉनसन। ये क्वेश्चन आपका उत्तराखंड जीआईसी लेक्चरर एग्जाम 2018 में पूछा गया है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आत्म को शुद्ध रूप से सामाजिक प्रकृति का जीएच मीड मानता है, और वे कहते हैं कि शिशुओं के प्रारंभिक जीवन में जो कोई भी आता है वह उन लोगों के व्यवहार की नकल करने का प्रयास करता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, जीएच मीड।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हर्बर्ट ब्लूमर का योगदान निम्न में से किसके अंतर्गत आता है? फर्स्ट ऑप्शन प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद, सेकेंड ऑप्शन लोक पद्धति शास्त्र, थर्ड ऑप्शन प्राकार्यवाद, फोर्थ ऑप्शन संरचनावाद। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपके GH मीड की बात करते हैं या फिर CH कूले की बात कर लेते हैं और WI थॉमस की बात करते हैं और हर्बर्ट ब्लूमर की। तो ये सभी आपके क्या हैं? प्रवर्तक और समर्थक रहे हैं किसके? प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद के, सिंबॉलिक इंटरेक्सिज्म के। तो आपको भूलना नहीं सभी का नाम, चाहे फिर आपके GH मीड हो गए, CH कूले हो गए, WI थॉमस हो गए और हर्बर्ट ब्लूमर, ये सभी आपके किससे रिलेटेड है? सिंबॉलिक इंटरेक्सिज्म से। और हर्बर्ट ब्लूमर ने आपका बताया कि व्यक्ति जब किसी के साथ इंटरेक्शन करता है तो हमेशा वह अपने और दूसरे के बिहेवियर को जांचता और परखता रहता है और उस कंडीशन में अपने समझ बूझ के अकॉर्डिंग ही बिहेव करता है। सोशल इंटरेक्शन के समय विभिन्न प्रकार के आचरण, प्रतीक, सिंबल्स, संकेत, इन सब का आदान प्रदान होता है जिससे व्यक्तियों की अंतःक्रिया जो है प्रभावित होती रहती है। जो आपका सिंबॉलिक इंटरेक्सिज्म है, इसकी रचना 1937 में हर्बर्ट ब्लूमर ने की। बट इस सिद्धांत में काफ़ी मतभेद है। कुछ लोग इसे जॉर्ज H मीड की देन बताए हैं और कुछ अन्य व्यक्तियों ने इसे शिकागो संप्रदाय के रॉबर्ट पार्क के नाम से भी जोड़ा है। तो हम यहाँ देखते हैं हर्बर्ट ब्लूमर का योगदान इनमें से किसके साथ है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद। तो संरचनावाद का नाम पूछा जाए आपको, सबसे इंपॉर्टेंट आपके क्या है? क्लॉड लेवी स्ट्रॉस, इनका नाम आपको भूलना नहीं है, संरचनावाद से रिलेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिंबॉलिक इंटरेक्सिज्म की अवधारणा की रचना किसने की? फर्स्ट ऑप्शन एले कोजर, सेकेंड ऑप्शन जॉन डेवी, थर्ड ऑप्शन GH मीड, फोर्थ ऑप्शन हर्बर्ट ब्लूमर। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अभी बताया गया, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हर्बर्ट ब्लूमर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में कौन प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद के अध्ययन से संबंधित है? फर्स्ट ऑप्शन कॉम्ट, सेकंड ऑप्शन स्पेंसर, थर्ड ऑप्शन मार्क्स, फोर्थ ऑप्शन ब्लूमर। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये क्वेश्चन GIC एग्जाम 2015 में पूछा गया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्लूमर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद से किसका नाम संबंधित है? ये क्वेश्चन आपका GIC एग्जाम 2015 में पूछा गया है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, GH मीड। अभी आपको बताया गया था कौन कौन इससे रिलेट करते हैं। आपके मीड हो गए, कूले हो गए, थॉमस हो गए और हर्बर्ट ब्लूमर। तो इन सभी का नाम इससे एसोसिएटेड है। जो भी आपको ऑप्शन में दिखे आपको टिक कर देना है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद सिंबॉलिक इंटरेक्सिज्म के मूलभूत सिद्धांतों में समाविष्ट हैं। फर्स्ट, सोचने की क्षमता, सेकंड, सामाजिक संस्थाएं तथा सामाजिक अंतःक्रियाएं, थर्ड, मानस तथा सामाजिक चेतना, फोर्थ, अर्थ तथा प्रतीक जो क्रिया तथा अंतःक्रिया को सुलभ बनाती हैं। नीचे दिए कोटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन 1 और 2, सेकंड ऑप्शन 2 और 3, थर्ड ऑप्शन 3 और 4, फोर्थ ऑप्शन 1 और 4। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो अभी आपको बताया गया, हर्बर्ट ब्लूमर ने बताया है कि व्यक्ति जब किसी के साथ इंटरेक्शन करता है, अंतःक्रिया करता है, तो हमेशा वह अपने और दूसरे के व्यवहार को जांचता और परखता रहता है और उस स्थिति में, उस कंडीशन में अपने समझ बूझ के अकॉर्डिंग बिहेव करता है। और सामाजिक अंतःक्रिया के समय विभिन्न प्रकार के आचरण और प्रतीक या संकेत जो सिंबल्स हैं उसका आदान प्रदान होता है और जिससे व्यक्ति का जो अंतःक्रिया है वो प्रभावित होता रहता है। जैसे कि जब दो प्रेमी प्रेमिका पहली बार आपस में मिलते हैं तो पहली मुलाकात में एक दूसरे से स्पष्ट नहीं होना चाहते। वे एक दूसरों की मनोवृत्तियां, उनका इरादा, उनका इंटेंशन, उनके इंडिकेशंस और उनके इंटेंशन क्या है, उनके संकेत क्या है, इस माध्यम से उन्हें समझने और समझाने का प्रयास करते हैं। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो सोचने की क्षमता तो आएगा ही आपका, और सामाजिक संस्थाएं और सामाजिक अंतःक्रियाएं नहीं होगा, मानस तथा सामाजिक चेतना भी नहीं। क्या है? अर्थ तथा प्रतीक जो क्रिया तथा अंतःक्रिया को सुलभ बनाती। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 4 मीन्स ऑप्शन डी, 1 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक अंतःक्रिया वह पारस्परिक प्रभाव है जो मनुष्य अंतः उत्तेजना तथा प्रक्रिया द्वारा एक दूसरे पर डालते हैं। यह कथन किस विचारक का है? सोशल इंटरैक्शन इज द रेसिप्रोकल इन्फ्लुएंस ह्यूमन बीइंग एक्सर्ट ऑन ईच अदर थ्रू इंटरस्टिमुलेशन एंड रिस्पॉन्स। Whose statement is this? फर्स्ट ऑप्शन कूले, सेकेंड ऑप्शन गिस्ट, थर्ड ऑप्शन किम्बाल यंग, फोर्थ ऑप्शन मीड। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो गिस्ट का विचार है कि सामाजिक अंतःक्रिया वह पारस्परिक प्रभाव है जो मनुष्य अंतः उत्तेजना तथा प्रक्रिया द्वारा एक दूसरे पर डालते हैं। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, गिस्ट। और ये क्वेश्चन आपका PGT एग्जाम 2004 में पूछा गया था, राइट। चलिए देखिए, अब आपका नेक्स्ट सब टॉपिक है सामाजिक प्रणाली, सोशल सिस्टम्स।
ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन। सामाजिक व्यवस्था की अवधारणा सिद्धांत को तार्किक रूप से विकसित करने और इसे सही परिप्रेक्ष्य में परिभाषित करने का श्रेय दिया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन टैलकेट पार्सन्स को, सेकंड ऑप्शन आर.एम. मैकआइवर को, थर्ड ऑप्शन पेरेटो को, फोर्थ ऑप्शन स्पेंसर को। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये क्वेश्चन आपका उत्तराखंड जीआईसी लेक्चरार एग्जाम 2020 में पूछा गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले देखिए, सामाजिक व्यवस्था की जो अवधारणा है, सिद्धांत है, इसको तार्किक रूप से विकसित करने का श्रेय और इसे सही पर्सपेक्टिव में डिफाइन करने का श्रेय टैलकेट पार्सन्स को दिया जाता है। उन्होंने समस्त समाज को सामाजिक व्यवस्था के रूप में देखने का प्रयास किया है और पार्सन्स अपने सिद्धांत के माध्यम से स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि समाज में व्यक्तियों का आचरण किस प्रकार प्रभावित होता है। इस हेतु उन्होंने 4 प्रकार की व्यवस्थाओं का निर्माण होता है और पुनः इन 4 प्रकार की व्यवस्थाओं से व्यक्तियों का आचरण निर्धारित होता है। तो इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए टैलकेट पार्सन्स। तो सोशियोलॉजी में इनके क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है जिसके लिए इन्हें जाना जाता है? पहला आपका हो जाएगा सोशल एक्शन थ्योरी, इसमें इन्होंने पैटर्न वेरिएबल्स से बताने का प्रयास किया। दूसरा आपका हो जाता है सोशल सिस्टम थ्योरी, इसमें इन्होंने AGIL मॉडल का प्रयोग किया। ए फॉर क्या हो गया आपका? अडेप्टेशन, जी फॉर गोल अटेनमेंट, आई फॉर इंटीग्रेशन और एल फॉर क्या हो गया? लेटेंसी, तनाव प्रबंधन, टेंशन मैनेजमेंट। और नेक्स्ट बात कर लेते हैं फंक्शनल थ्योरी, जो प्रकारात्मक सिद्धांत है। इसको किसके माध्यम से बताने का प्रयास किया गया? फंक्शनल ऑल्टरनेटिव्स के माध्यम से बताने का प्रयास किया गया। और आपके जो पार्सन्स हैं, ये संरचनात्मक प्रकारवादी विचारक माने जाते हैं। स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट, जो स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट होते हैं, फंक्शन के अनुसार स्ट्रक्चर बना रहता है और सामाजिक व्यवस्था का ये समर्थन करते हैं, जो आपके स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट होते हैं और स्ट्रक्चर पर भी ध्यान देते हैं। इसमें आप ध्यान में रख सकते हैं मेलानोस्की को, रैडक्लिफ ब्राउन को, टैलकेट पार्सन, रॉबर्ट के मर्टन, क्लॉड लेवी स्ट्रॉस, इन सभी का नाम आप इसमें याद रख सकते हैं। स्पेंसर, दुर्खीम वगैरह भी हो गए। तो हम पार्सन्स की बात कर रहे हैं, तो ये आपके अमेरिकन सोशोलॉजिस्ट थे और इनका जन्म 1902 में हुआ था और डेथ कब हुआ था? 1979 में हुआ था। और अगर पूछ लिया जाए इन्होंने PhD कहाँ से लिया, तो PhD इन्होंने हेडलबर्ग यूनिवर्सिटी से लिया, जो कहाँ है? आपका जर्मनी में है। तो हम टैलकेट पार्सन्स की पहली बुक का बात करते हैं। पहली बुक आपके एग्जाम में भी पूछा गया, बुक का नाम है द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन। ये किसकी बुक है? पार्सन्स की बुक है, पहली बुक है पार्सन्स की। और इसमें उन्होंने सामाजिक क्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। ये सभी बातें आपको याद में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक प्रणाली को अक्षुण्ण रखने के लिए निम्नलिखित में से कौन से कार्य आवश्यक हैं? नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। फर्स्ट अनुकूलन, सेकंड सामाजिक क्रिया, थर्ड एकीकरण, फोर्थ लक्ष्य प्राप्ति, फिफ्थ प्रच्छन्नता, सिक्स्थ सामाजिकरण। फर्स्ट ऑप्शन 1, 2, 3 तथा 4, सेकंड ऑप्शन 4, 5, 1 तथा 6, थर्ड ऑप्शन 1, 3, 4 तथा 5, फोर्थ ऑप्शन 1, 2, 4 तथा 5। ये क्वेश्चन आपका PGT एग्जाम 2013 में पूछा गया है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो पार्सन्स ने बताया कि सामाजिक व्यवस्था के सामने 4 प्रकार की सामाजिक समस्याएं हैं, जिसका निदान व्यवस्था के हित में बहुत जरूरी है। यदि कोई व्यवस्था के 4 समस्याओं से निपट नहीं पाता है तो व्यवस्था में गड़बड़ी या व्यवस्था के समाप्त हो जाने की समस्या उत्पन्न हो जाती है। ये 4 प्रकारात्मक आवश्यकताएं क्या हैं? पहला आपको अभी बताया ही गया, आपका क्या है? AGIL। तो ए फॉर क्या हो गया आपका? ए फॉर हो गया अडेप्टेशन, अनुकूलन, तो अनुकूलन ले लीजिए। सेकंड है आपका G, गोल अटेनमेंट मीन्स लक्ष्य प्राप्ति, तो लक्ष्य प्राप्ति भी हो गया। I फॉर इंटीग्रेशन हो गया एकीकरण या एकता, हमारा थर्ड भी आ गया। L फॉर क्या होता है? L फॉर होता है लेटेंसी, प्रच्छन्नता। इसके भी 2 रूप देखने को मिलता है। पहला आपका हो जाएगा प्रतिरूप अनुरक्षण, पैटर्न मेंटेनेंस, और दूसरा आपका हो जाएगा तनाव प्रबंधन मीन्स क्या हो जाएगा? टेंशन मैनेजमेंट। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रच्छन्नता हो गया। 1, 3, 4, 5, 1, 3, 4, 5। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन C, 1, 3, 4 तथा 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्सन्स के अनुसार कितनी प्रकारात्मक पूर्वापेक्षाएं हैं? फर्स्ट है 4, सेकंड है 3, थर्ड है 2 और फोर्थ ऑप्शन है आपका 8। और ये क्वेश्चन आपका कहाँ पूछा गया है? उत्तराखंड जीआईसी लेक्चरार एग्जाम 2020 में पूछा गया है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अभी आपको बताया गया। सबसे पहले आपका AGIL आएगा, AGIL। ये 4 टाइप का आपका हो गया, जिसमें आपका पहला क्या हो गया? पहला आपका हो गया अडेप्टेशन, दूसरा हो गया गोल अटेनमेंट, तीसरा हो गया इंटीग्रेशन और चौथा हो गया लेटेंसी। लेटेंसी का भी 2 पार्ट है, ये आपको नहीं भूलना। पहला आपका हो जाएगा पैटर्न मेंटेनेंस और दूसरा आपका क्या हो जाएगा?
टेंशन मैनेजमेंट। तो ये भी आपको ध्यान में रखना। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्सन्स के अनुसार सामाजिक संरचना को बने रहने के लिए उसे निम्नलिखित में से कौन कौन से प्रकार करने की आवश्यकता है? फर्स्ट अनुकूलन, सेकंड सामाजिक क्रिया, थर्ड एकीकरण, फोर्थ सामाजिकरण, फिफ्थ लक्ष्य प्राप्ति और सिक्स्थ क्या है? प्रतिरूप अनुरक्षण। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ये क्वेश्चन आपका पीजीटी एग्जाम 2009 में पूछा गया है और ये क्वेश्चन आपका पीजीटी एग्जाम 2013 में पूछा गया है। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन है 1, 2, 3 तथा 4, सेकंड ऑप्शन है 2, 4, 5 एवं 6, थर्ड ऑप्शन है 1, 3, 5 एवं 6 और फोर्थ ऑप्शन है 1, 2, 4 एवं 5। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसमें अभी आपको बताया गया, ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं है। इसमें आपको पहला बताया गया अनुकूलन हो गया आपका, सामाजिक क्रिया नहीं आएगा, एकीकरण आ जाएगा, थर्ड हो गया सामाजिकरण नहीं आएगा, लक्ष्य प्राप्ति आ जाएगा और प्रतिरूप अनुरक्षण आपको बताया गया था। जो प्रच्छन्नता है उसके 2 पार्ट हैं, एक आपका प्रतिरूप अनुरक्षण और दूसरा तनाव प्रबंधन। तो आपको ध्यान में रखना है पैटर्न मेंटेनेंस और टेंशन मैनेजमेंट। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 1, 3, 5 और 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुकूलन, लक्ष्य प्राप्ति, एकीकरण तथा तनाव नियंत्रण यथास्थिति जो सामाजिक व्यवस्था की 4 प्रकारात्मक पूर्व आवश्यकताएं हैं, इसे किसने स्वीकार किया है? फर्स्ट ऑप्शन मैक्स वेबर, सेकंड ऑप्शन टी पार्सन्स, थर्ड ऑप्शन आर.के. मर्टन, फोर्थ ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन आपका उत्तराखंड जीआईसी लेक्चरर एग्जाम 2020 में पूछा गया था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी टी पार्सन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्सन्स ने सामाजिक क्रिया को एक व्यवस्था माना है जिसके 3 पक्ष होते हैं, इसमें से 2 हैं व्यक्तित्व व्यवस्था और सांस्कृतिक व्यवस्था। निम्नांकित में से उसके द्वारा बताई गई तीसरी व्यवस्था कौन सी है? फर्स्ट ऑप्शन आर्थिक व्यवस्था, सेकंड ऑप्शन राजनैतिक व्यवस्था, थर्ड ऑप्शन सामाजिक व्यवस्था, फोर्थ ऑप्शन मनोवैज्ञानिक व्यवस्था। ये क्वेश्चन आपका पीजीटी एग्जाम 2004 में पूछा गया था। तो पार्सन्स ने आपका समस्त समाज को एक सामाजिक व्यवस्था के रूप में देखने का प्रयास किया है और इन्होंने सामाजिक क्रिया का सिद्धांत थ्योरी ऑफ एक्शन में क्रिया जो आपका एक्शन है इस शब्द का प्रयोग सामाजिक व्यवहार जो सोशल बिहेवियर है इसके सिनोनिम्स के रूप में किया है। और पार्सन्स ने प्रारंभ में 3 प्रकार की व्यवस्थाओं की चर्चा की थी। वे आपके पहले हो गए सामाजिक व्यवस्था, सोशल सिस्टम हो गया पहला, और दूसरा आपका क्या हो गया? सांस्कृतिक व्यवस्था, कल्चरल सिस्टम हो गया, और तीसरा आपका क्या हो गया? व्यक्तित्व व्यवस्था हो गया, पर्सनालिटी सिस्टम हो गया। और बाद में उन्होंने जैविक व्यवस्था को भी जोड़ा है, मीन्स फोर्थ आपका क्या हो जाएगा? बायोलॉजिकल सिस्टम, बट ये आपका बाद में जोड़ा गया था। तो यहाँ पर 3 की बात किया जा रहा है। यहाँ पर एक आपका हो गया व्यक्तित्व व्यवस्था, दूसरा क्या हो गया आपका? सांस्कृतिक व्यवस्था, और तीसरा आपका क्या रह गया है? सामाजिक व्यवस्था। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, सोशल सिस्टम। और पार्सन्स ने जैविक व्यवस्था जो बायोलॉजिकल सिस्टम जोड़ा था इसको भी इन्होंने सामाजिक क्रिया के सिद्धांत में इसलिए रखा है कि व्यक्ति या समाज को जीवित रहने के लिए किसी न किसी प्रकार की आर्थिक क्रिया का होना नितांत आवश्यक है और आर्थिक व्यवस्था के अभाव में सामाजिक व्यवस्था की कल्पना नहीं की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दिया गया, दोनों को मैच करना है। फर्स्ट है सामाजिक व्यवस्था, इसको आपको मैच करना है। एकीकरण, लक्ष्य प्राप्ति, अनुकूलन, तनाव प्रबंधन किसके साथ क्या मैच होगा ये आपको करना है। तो सामाजिक व्यवस्था आपके किसके साथ मैच होगा? एकीकरण के साथ, तो हमारा ए का 1 आ जाएगा। और सांस्कृतिक व्यवस्था की बात करें तो ये आपका तनाव नियंत्रण के साथ आ जाएगा, तो हमारा सांस्कृतिक व्यवस्था मीन्स बी का आपका 4 हो गया। और हम व्यक्तित्व व्यवस्था की बात करें तो व्यक्तित्व व्यवस्था आपका किसके साथ आ जाएगा? लक्ष्य प्राप्ति मीन्स सी का 2 हो गया। और जैविक व्यवस्था की बात करें तो ये आपका क्या है? अनुकूलन, तो आपका डी का क्या हो गया? 3। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1, 4, 2, 3। कहाँ पर है? 1, 4, 2, 3। राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन ए 1, 4, 2, 3। ये आपका उत्तराखंड जीआईसी लेक्चरर एग्जाम 2020 में पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। इससे पहले जो भी सेशन में नए जुड़े या पुराने हैं आपने लाइक और शेयर नहीं किया है तो आप कर लीजिए एक बार सेशन को। चलिए देखते हैं, आपका नेक्स्ट टॉपिक है आपका प्राघटना शास्त्र फेनोमेनोलॉजी। तो आपको पहले ही बताया गया था प्राघटना शास्त्र क्या होता है, इसका क्या एम है, और एक प्राघटना शास्त्री जो फेनोमेनोलॉजिस्ट है उनको कैसे होना चाहिए और इसकी क्या आइडियोलॉजी है और उनके प्रवर्तक कौन है, इन सभी पर पहले ही आपका जिक्र कर दिया गया था। बट अभी एक बार और देख लेते हैं। जो आपका फेनोमेनोलॉजी है
सबसे पहले मीनिंग की बात करते हैं। जो फेनोमेनन है ये आपका इंग्लिश शब्द है, इसका ओरिजिन किससे हुआ है? ग्रीक लैंग्वेज से माना जाता है, जिसका मीनिंग क्या होता है? प्रकट दर्शन करना। कहने का मतलब है जो व्यक्ति अपनी आंखों से देखता है वही सच होता है, सुनी सुनाई बातों पर वो बिल्कुल ध्यान नहीं देता, उसको महत्व नहीं देता, और इसी को आपका बोला जाता है व्यक्तिनिष्ठवाद। और इसका मेन एम क्या है? समाज दुनिया की वास्तविकता को जानना, उनकी रियलिटी को जानना, जो केवल व्यक्ति के अनुभव से, उसके एक्सपीरियंस से ही जाना जाता है। और इसके लिए जो कॉन्शियसनेस है, मस्तिष्क है, उसकी क्रियाशीलता का होना काफ़ी आवश्यक है। और जो फेनोमेनोलॉजी है, ये जो ट्रेडिशन होता है उसको स्वीकार करने में भी विरोध करते हैं, और विरोध ही नहीं करते बल्कि उसमें वो क्वेश्चन भी खड़ा करते हैं, आखिर ये है तो क्यों है। जबकि आपको पता है जो फंक्शनलिस्ट हैं, जो आपके प्रकारवादी हैं, वे इसको स्वीकार कर लेते हैं क्योंकि वो व्यवस्था में यकीन रखते हैं। और एक प्रघटना शास्त्री को कैसा होना चाहिए? एक एलियन की तरह होना चाहिए। कहने का मतलब है कि बात बात में क्वेश्चन करते रहना चाहिए। और आपको बताया गया था जो फेनोमेनोलॉजी है इसकी आपको दो आइडियोलॉजी देखने को मिलती है। पहला आपको देखने को मिलता है यूरोपियन आइडियोलॉजी, और दूसरा आपको क्या मिलता है? अमेरिकन आइडियोलॉजी। तो जो यूरोपियन विचारधारा है इसके प्रवर्तक आपके एडमंड हसरेल और शूट्स को माना जाता है। और अमेरिकन विचारधारा की हम बात करें, अमेरिकन आइडियोलॉजी की, तो इसके प्रवर्तक आपके जॉर्ज सांतियाना माने जाते हैं। और इन दोनों विचारधाराओं की हम बात करें तो सबसे लोकप्रिय कौन सा माना जाता है? आपका यूरोपियन विचारधारा माना जाता है। ये सारी बातें आपको याद रखना है, राइट। ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन, प्रघटना शास्त्र के प्रवर्तक कौन है? हु इज द फाउंडर ऑफ फेनोमेनोलॉजी? फर्स्ट ऑप्शन टैलकेट पार्सन्स, सेकंड ऑप्शन एडमंड हसर्ल, थर्ड ऑप्शन हर्बर्ट स्पेंसर, फोर्थ ऑप्शन कार्ल मार्क्स। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये क्वेश्चन आपका जीआईसी एग्जाम 2015 में पूछा गया था। तो हम सबसे पहले बात करते हैं हीगल की बुक का। तो हीगल की बुक का नाम क्या है? हीगल की बुक का नाम है फेनोमेनोलॉजी ऑफ माइंड, और ये बुक आपका पब्लिश हुआ था। ये बुक आपका पब्लिश कब हुआ था? 1807 में हुआ था। इसमें सबसे पहले फेनोमेनोलॉजी शब्द के प्रयोग के बाद समाज विज्ञान की शाखा दर्शन शास्त्र की मुख्य अवधारणा बन गई। और एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि समाज विज्ञान में प्रघटना शास्त्र शब्द का उपयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तब आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हीगल ने किया था। यहाँ हम बात करते हैं आपका आधुनिक टाइम पर इस परंपरा का मुख्य स्रोत हमें कहाँ देखने को मिलता है? एडमंड हसर्ल की कृतियों में देखने को मिलता है। तो इनके दो बुक का नाम आपको याद रखना। हसर्ल का पहला बुक हो जाता है फेनोमेनोलॉजी एंड द क्राइसिस ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी, और दूसरे बुक का नाम क्या है? आइडियाज जनरल इंट्रोडक्शन टू प्योर फेनोमेनोलॉजी। इस बुक में इन्होंने जिक्र किया है फेनोमेनोलॉजी का। और ये जो फेनोमेनोलॉजी है ये शब्द आपका दो शब्द से मिलकर बना है। पहला आपका फेनामाई हो जाएगा, दूसरा लोगस। इसका मीनिंग क्या होता है? तर्क के द्वारा प्रकट होना। और हम फेनोमेनोलॉजी जो आपका प्रघटना शास्त्र विधि है इसको समाज शास्त्र में प्रयोग करने का श्रेय जो है एडमंड गुस्ताव अल्बर्ट हुसर्ल के शिष्य हैं अल्फ्रेड शूट्स, इनको जाता है। और हम वास्तव में देखें तो जो शूट्स की कृति है द फेनोमेनोलॉजी ऑफ द सोशल वर्ड्स, और ये बुक आपका 1932 में पब्लिश हुआ था। ध्यान में रखना है आपको, ये आपका शूट्स की बुक है द फेनोमेनोलॉजी ऑफ द सोशल वर्ड। और इसमें प्रघटना क्रियावादी समाज शास्त्र के उद्भव की नींव रखी। किसने? शूट्स की जो कृति है द फेनोमेनोलॉजी ऑफ द सोशल वर्ड, और ये आपका पब्लिश कब हुआ था? 1932 में। तो ये सारी बातें आपको याद रखना है। तो आपका यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एडमंड हसर्ल। और अन्य बातें जो आपको याद रखना भूलना नहीं है, प्रघटना शास्त्र की जो अवधारणा है मैक्स वेबर के वर्स्टहैंड की अवधारणा से मिलती जुलती है, जो कर्ता के दृष्टिकोण से मानवीय क्रियाओं के अर्थ को जानने पर बल देता है। आपको पता है वर्स्टहैंड मीन्स होता है डीप अंडरस्टैंडिंग। जो भी रिसर्चर इस मेथड का प्रयोग करता है वो अपने आप को स्थान पर रख कर करता है, राइट। और 1960 के बाद जो प्रघटना शास्त्र है फेनोमेनोलॉजी है सोशियोलॉजी पर छा गया, और इसका सर्वाधिक प्रभाव आपको एथनोमेथोडोलॉजी पर पड़ा। पीटर बर्जर और थॉमस लुकबैन की बुक की हम बात करें द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी, जो कि आपका 1966 में पब्लिश हुआ था। इसमें प्रघटना शास्त्र पर आधारित एक सामान्य सिद्धांत प्रस्तुत किया, और जिसमें उन्होंने सामाजिक क्रिया और सामाजिक संरचना के दोनों सिद्धांतों की मूल बातों को मिलाने का प्रयत्न किया है। और प्रघटना शास्त्र के विकास में तीन विचारकों का मेन आपका कंट्रीब्यूशन रहा है। पहला तो आपके यूरोप में इसके प्रणेता हसर्ल और शूट्स रहे, और दूसरा आपको बताया गया था अमेरिका में जिसने इनका विकास किया जॉर्ज सांतियाना। तो ये तीन नाम आपको याद रखना है, फेनोमेनोलॉजिस्ट है। कौन कौन? आपके हो गए एडमंड हसर्ल, दूसरे आपके हो गए शूट्स, और तीसरे आपके क्या हो गए? जॉर्ज सांतियाना। तो ये तीन नेम आपको याद रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रघटना शास्त्र का प्रणेता माना जाता है? फर्स्ट ऑप्शन लॉरिस पर्लिंग, सेकंड ऑप्शन अल्बर्ट हुसर्ल, थर्ड ऑप्शन बी पीटर बर्जर, फोर्थ ऑप्शन टी लुकमैन। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये क्वेश्चन पीजीटी एग्जाम 2016 में पूछा गया है। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अल्बर्ट हसर्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे प्रघटना शास्त्रीय समाज शास्त्र का जनक समझा जाता है? फर्स्ट ऑप्शन जे हैबरमास, सेकंड ऑप्शन ए सूट्स, थर्ड ऑप्शन एच.आर. वेगनर, फोर्थ ऑप्शन के मैनहाइम। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये आपका पीजीटी एग्जाम 2013 में पूछा गया है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ए शूट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन घटना विज्ञान के अध्ययन से संबद्ध है? फर्स्ट ऑप्शन एडमंड हसर्ल, सेकंड ऑप्शन सी.एच. कूले, थर्ड ऑप्शन कार्ल मार्क्स, फोर्थ ऑप्शन आर.एम. मैकाइवर। ये क्वेश्चन आपका जीआईसी एग्जाम 2015 में पूछा गया है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए एडमंड हसर्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी फेनोमेनोलॉजी ऑफ द सोशल वर्ड नामक पुस्तक किसने लिखी? फर्स्ट ऑप्शन G.W.F. हीगल, सेकेंड ऑप्शन ए सूट्स, थर्ड ऑप्शन एम रॉजर्स, फोर्थ ऑप्शन एच फर्ग्यूसन। ये क्वेश्चन आपका जीआईसी लेक्चरर एग्जाम 2017 में आया था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अभी आपको बताया गया। दी फिनोमिनोलॉजी ऑफ द सोशल वर्ड किसके द्वारा लिखा गया है? एल्फ्रेड सूट्स के द्वारा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी ए सूट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राघटना शास्त्रीय हराश का उद्देश्य विचार की प्राथमिकता को प्रकट करना है, या किसका विचार है? फर्स्ट ऑप्शन G.W.F. हीगल, सेकेंड ऑप्शन एडमंड हसर्ल, थर्ड ऑप्शन एल्फ्रेड सूट्स, फोर्थ ऑप्शन एम हाइडेगर। ये क्वेश्चन आपका जीआईसी लेक्चरर एग्जाम 2020 में पूछा गया था। तो एडमंड हसर्ल का विचार है, प्रघटना शास्त्रीय हराश का उद्देश्य विचार की प्राथमिकता को प्रकट करता है। फिनोमेनोलॉजिकल रिडक्शन इज एम्ड एट रिवीलिंग द प्रायोरी ऑफ थॉट्स। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी एडमंड हसर्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडमंड हसर्ल ने प्रघटना विज्ञान सिद्धांत में अपने विचारों की विवेचना हेतु जिन अवधारणाओं का प्रयोग किया है वे हैं। फर्स्ट तात्पर्य अंतर्वस्तु, सेकंड ज्ञान का कोष्ठीकरण, थर्ड परपेक्षों की पारस्परिकता, फोर्थ चेतना की अभिप्रायिकता। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन 1/2, सेकंड ऑप्शन 2/3, थर्ड ऑप्शन 2/4, फोर्थ ऑप्शन 3/4। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो एडमंड हसर्ल ने प्रघटना विज्ञान सिद्धांत में अपने विचारों की विवेचना हेतु ब्रैकेटिंग ऑफ नॉलेज, ज्ञान का कोष्ठीकरण और इंटेंशनैलिटी ऑफ नॉलेज, चेतना की अभिप्रायिकता के अवधारणा का प्रयोग किया। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ज्ञान का कोष्ठीकरण और चेतना की अभिप्रायिकता। तो राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी 2/4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राघटना विज्ञान की परिभाषा में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व निहित है? फर्स्ट ऑप्शन जीवन जगत, सेकंड ऑप्शन अंतरात्मपरकता, थर्ड ऑप्शन प्राकृतिक मनोवृत्तियां, फोर्थ ऑप्शन उपर्युक्त सभी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये क्वेश्चन आपका पीजीटी एग्जाम 2000 में पूछा गया था। तो एल्फ्रेड सूट्स के प्रघटना शास्त्र के मुख्य 3 तत्व हैं। पहला आपका हो गया जीवन जगत, जीव जगत हो गया आपका लाइफ वर्ड हो गया पहला। दूसरा आपका हो गया स्वाभाविक या प्राकृतिक मनोवृत्तियां, और तीसरा आपका हो गया इंटर सब्जेक्टिविटी, अंतर व्यक्ति निष्ठता। तो ये तीनों ही तत्व प्राघटना शास्त्र की आधारशिला माने जाते हैं, और प्राघटना शास्त्रीय समाजशास्त्र की रचना इन तीनों अवधारणाओं के आधार पर की है। और शूट्स के प्राघटना शास्त्र को और अधिक डेवलप करने में हीप और रॉथ ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जीवन जगत का भी दिया, अंतरात्मपरकता का भी, और प्राकृतिक मनोवृत्तियां का। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रघटना शास्त्री ने जीवन की दुनिया, अंतर व्यक्ति निष्ठता और प्राकृतिक मनोवृत्ति प्रत्यक्षों का प्रयोग किया है? फर्स्ट ऑप्शन बेबर, सेकंड ऑप्शन मीड, थर्ड ऑप्शन सूट्स, फोर्थ ऑप्शन लुकमैन। ये क्वेश्चन आपका उत्तराखंड जीआईसी लेक्चरर एग्जाम 2020 में पूछा गया था। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी शूट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दृश्य घटना विज्ञान किसका आमूल चूल विकल्प है? फर्स्ट ऑप्शन प्रत्यक्षवाद, सेकंड ऑप्शन उद्विकासवाद, थर्ड ऑप्शन प्रकार्यवाद, फोर्थ ऑप्शन है विश्रणवाद। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका प्राघटना शास्त्र
का उदय समाजशास्त्र की एक नवीनतम शाखा के रूप में हुआ है और यह ज्ञान के समाजशास्त्र सोशियोलॉजी ऑफ नॉलेज की ही एक शाखा है आपका। इसमें मानव के ज्ञान का संबंध उसकी निजी चेतना के आधार पर स्पष्ट किया जाता है। इसमें व्यक्ति के स्वयं के दैनिक जीवन के विचारों का एनालिसिस किया जाता है और प्रघटना शास्त्र प्रत्यक्षवाद का अमूल चूल या अतिवादी विकल्प है, रेडिकल ऑल्टरनेटिव है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए प्रत्यक्षवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रघटना शास्त्र इसके लिए एक अतिवादी विकल्प है। फर्स्ट ऑप्शन उद्विकासवाद, सेकंड ऑप्शन प्रत्यक्षवाद, थर्ड ऑप्शन प्राकार्यवाद, फोर्थ ऑप्शन प्रसारवाद। ये क्वेश्चन आपका आरपीएससी लेक्चरर एग्जाम 2015 में पूछा गया था। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी प्रत्यक्षवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रत्ययशास्त्र फेनोमेनोलॉजी किससे संबंधित है? फर्स्ट ऑप्शन आदर्श प्रारूप प्रत्यय से, सेकंड ऑप्शन वैज्ञानिक परियोजना की खोज से, थर्ड ऑप्शन समाज में व्यवस्था की समस्या से, फोर्थ ऑप्शन दैनिक सामाजिक जीवन सिद्धांतों से। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अभी आपको बताया गया था, ये क्वेश्चन आपका पीजीटी एग्जाम 2004 में पूछा गया था। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दैनिक सामाजिक जीवन सिद्धांतों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है घटना क्रिया विज्ञान सामाजिक अध्ययन में किस प्रकार का दृष्टिकोण अपनाने पर बल देता है? फर्स्ट ऑप्शन वर्णनात्मक दृष्टिकोण, सेकंड ऑप्शन व्याख्यात्मक दृष्टिकोण, थर्ड ऑप्शन परंपरात्मक दृष्टिकोण और फोर्थ ऑप्शन अन्वेषणात्मक दृष्टिकोण। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जो घटना क्रिया विज्ञान है इसको आपका बोलते हैं फेनोमेनोलॉजी। ये सोशियोलॉजी की वह शाखा है जो इंद्रियों द्वारा वस्तुओं को जैसे देखता है वैसे उसकी निश्चित व्याख्या करता है और यह दृष्टिकोण आपका व्याख्यात्मक होता है, इंटरप्रिटेटिव होता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी व्याख्यात्मक दृष्टिकोण। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों के उपयुक्त संयोजन का चयन कीजिए जो घटना शास्त्र को स्पष्ट करता है। फर्स्ट, घटना शास्त्र रोजमर्रा के सामाजिक जीवन से संबंधित है। सेकंड, घटना शास्त्र साझे सामान्य ज्ञान को केंद्रित करता है। थर्ड, घटना शास्त्र मानव व्यवहार के कारणात्मक व्याख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार अन्य परिप्रेक्ष्यों से। फोर्थ है, घटना शास्त्र सामाजिक जीवन के संरचनात्मक नियमों की खोज का प्रयास करता है। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करना है। फर्स्ट ऑप्शन है 1 और 4, सेकंड ऑप्शन है 2 और 3, थर्ड ऑप्शन है 3 और 4 और फोर्थ ऑप्शन है 1 और 2। ये क्वेश्चन आपका पीजीटी एग्जाम 2013 में पूछा गया था। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जैक रेक्स के अकॉर्डिंग प्रघटना शास्त्र एक विशेष प्रकार का अंतर्ज्ञान है जिसके द्वारा वस्तुओं के वास्तविक स्वरूप को और सामाजिक जीवन के तथ्यों के बारे में सिद्धांतों को निर्मित किया जाता है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि घटना शास्त्र रोजमर्रा के सामाजिक जीवन से रिलेटेड है तथा यह आपका साझे सामान्य ज्ञान को केंद्रित करता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो घटना शास्त्र रोजमर्रा के सामाजिक जीवन से संबंधित है हो जाएगा आपका। और दूसरा आपका क्या हो जाएगा? घटना शास्त्र साझे सामान्य ज्ञान को केंद्रित करता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी 1 और 2। जबकि आपका घटना शास्त्र मानव व्यवहार के कारणात्मक व्याख्या से उसी प्रकार संबंधित जिस प्रकार अन्य परिप्रेक्ष्य से, तो ये आपका नहीं होगा। और घटना शास्त्र सामाजिक जीवन के संरचनात्मक नियमों की खोज का प्रयास करता है, ऐसा भी नहीं है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो आपका घटना शास्त्र है रोजमर्रा के सामाजिक जीवन से रिलेटेड है और ये आपका साझे सामान्य ज्ञान को केंद्रित करता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन डी 1 और 2। चलिए अब अपना नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका? लोक विधि विज्ञान, एथनो मेथोडोलॉजी। एथनो मीन्स क्या होता है? लोक होता है। ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से लोक विधि विज्ञान एथनो मेथोडोलॉजी का प्रणेता कौन है? फर्स्ट ऑप्शन मैकाइवर, सेकंड ऑप्शन कूले, थर्ड ऑप्शन पार्सन्स, फोर्थ ऑप्शन गारफिंकेल। ये क्वेश्चन आपका जीआईसी लेक्चरर एग्जाम 2015 में पूछा गया था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सामाजिक स्थितियों को परिभाषित और विश्लेषित करने के लिए व्यक्ति कुछ विचारधाराओं का पालन एवं प्रयोग करते हैं और सोशियोलॉजी के क्षेत्र में नव विकसित अध्ययन विधि जिसे नृजातीय पद्धति या लोक विधि विज्ञान या एथनो मेथोडोलॉजी कहा जाता है। ये बात आपको ध्यान में रखना, कौन कौन से नाम से जाना जाता है आपका? नृजातीय पद्धति, लोक विधि विज्ञान और एथनो मेथोडोलॉजी। किसी नेम से भी आपको देखने को मिल सकता है, आपको ध्यान में रखना है। और इन सामाजिक स्थितियों को परिभाषित एवं विश्लेषित करने वाले नियमाचारों की खोज की ही एक विधि है आपका एथनो मेथोडोलॉजी। और इस उपागम के प्रमुख प्रवर्तक की बात करें तो कौन है? हेरोल्ड गारफिंकल। इनकी बुक का नाम आपको याद रखना है, क्या है? स्टडीज इन एथनो मेथोडोलॉजी।
तो ये किसकी बुक का नाम है? हेरोल्ड गारफिंकल की, और ये बुक आपका पब्लिश हुआ था 1967 में। तो ये सभी बातें आपको ध्यान में रखना है। इसी में आपका अध्ययन के उस उपागम का सूत्रपात हुआ था एथनोमेथोडोलॉजी का, और इस उपागम को आपका विकसित करने में गारफिंकल को अल्फ्रेड शूट्स की फेनोमेनोलॉजी की विचारधारा से ही प्रेरणा मिली थी, और इसे अग्रसर करने में आपके गॉफमैन हो गए, बिटनर हो गए, चर्चिल हो गए, संगोफ हो गए, सिसोरल हो गए, तो ये सारे विद्वानों ने अपना अहम रोल प्ले किया है। तो आपका यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, गारफिंकल। नेक्स्ट क्वेश्चन, नृजातीय विज्ञान पद्धति एथनोमेथोडोलॉजी का संस्थापक किसे माना जाता है? फर्स्ट ऑप्शन ई दुर्खीम, सेकेंड ऑप्शन बी मेलिनोव्स्की, थर्ड ऑप्शन हेरोल्ड गारफिंकल, फोर्थ ऑप्शन एल्फ्रेड शूट्स। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये क्वेश्चन आपका जीआईसी लेक्चरर एग्जाम 2020 में पूछा गया था। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हेरोल्ड गारफिंकल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेरोल्ड गारफिंकल ने किस वर्ष नृजातीय पद्धति शास्त्र शब्द का प्रयोग किया था? फर्स्ट ऑप्शन 1965, सेकेंड ऑप्शन 1970, थर्ड ऑप्शन 1975, फोर्थ ऑप्शन 1967। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये क्वेश्चन उत्तराखंड जीआईसी लेक्चरर एग्जाम 2020 में पूछा गया था। अभी आपको एक बुक का नाम बताया गया, स्टडीज इन एथनोमेथोडोलॉजी, कब पब्लिश हुआ था? 1967 में, और किसकी बुक है? हेरोल्ड गारफिंकल की। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन डी, 1967। तो हेरोल्ड गारफिंकल ने 1967 में ही आपका नृजातीय पद्धति शास्त्र शब्द का प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किसने नृजातीय विज्ञान के लिए महत्वपूर्ण प्रेरणा स्रोत का प्रतिनिधित्व किया? फर्स्ट ऑप्शन एच गारफिंकल, सेकेंड ऑप्शन आर टर्नर, थर्ड ऑप्शन ई गॉफमैन, फोर्थ ऑप्शन के डेंजिन। ये क्वेश्चन आपका उत्तराखंड जीआईसी लेक्चरर एग्जाम 2020 में पूछा गया था। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, ई गॉफमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक विधि विज्ञान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? फर्स्ट, लोक विधि विज्ञान सामान्य बोध की पद्धति का प्रयोग नहीं करता है। सेकेंड है, वे यथार्थ निर्माण के सामान्य बोध की पद्धति का अध्ययन करते हैं। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। फर्स्ट ऑप्शन केवल एक, सेकेंड ऑप्शन केवल दो, थर्ड ऑप्शन एक और दो दोनों, फोर्थ ऑप्शन ना तो एक ना ही दो। ये क्वेश्चन आपका जीआईसी लेक्चरर एग्जाम 2020 में पूछा गया था। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो लोक विधि विज्ञान सामान्य बोध की पद्धति का प्रयोग नहीं करता है या यथार्थ निर्माण के सामान्य बोध पद्धति का अध्ययन करता है। इस तरह आपका क्या हो गया? दोनों ही कथन सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, एक और दो दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गारफिंकल के अनुसार डॉक्यूमेंट्री पद्धति है। फर्स्ट ऑप्शन लिखित अभिलेखों का अध्ययन, सेकंड ऑप्शन आंकड़ों का सांख्यिकी वर्णन, थर्ड ऑप्शन समाज के विश्लेषण के लिए गणना का तरीका, फोर्थ ऑप्शन आंकड़ों के संकलन की व्यवस्थित विधि। ये क्वेश्चन आपका जीआईसी एग्जाम 2017 में पूछा गया था। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो डॉक्यूमेंट्री पद्धति शब्द का सबसे पहले प्रयोग आपका कार्ल मैनहाइम और अल्फ्रेड शूट्स द्वारा किया गया था, और इसके बाद आपका एथनोमेथोडोलॉजी शब्द के आविष्कारक अमेरिकी समाजशास्त्री हेरोल्ड गारफिंकल द्वारा इसका प्रयोग में लिया गया। और इनका मानना है कि यह एक ऐसी विधि है जो दुनिया के बारे में लोगों और समाजशास्त्रियों के बीच समान तर्क का उपयोग करती है, और इस विधि का उपयोग सभी लोग अपने सामाजिक संसार को समझने की कोशिश में करते हैं, और इस पद्धति में किसी भी स्थिति या संदर्भ में निहित सुविधाओं की अनंत संख्या के कुछ पहलुओं का चयन करना है और उन्हें एक विशेष तरीके से परिभाषित करना, उन्हें एक अंतर्निहित पैटर्न के प्रमाण के रूप में देखना। इसका अनुप्रयोग बचपन, युवा, लिंग, वयस्क, शिक्षा, चिकित्सा, नीति, संगठनात्मक संस्कृतियों पर शोध, अनुष्ठानों तथा मीडिया के उपयोग के विश्लेषण तक है। तो यहाँ आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? समाज के विश्लेषण के लिए गणना का तरीका। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, समाज के विश्लेषण के लिए गणना का तरीका। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, कौन सा समाजशास्त्री सिद्धांत उल्लंघन प्रयोग ब्रीचिंग एक्सपेरिमेंट्स को एक विधि के रूप में उपयोग करता है? फर्स्ट ऑप्शन है आपका प्रघटना विज्ञान, सेकंड ऑप्शन है लोक विधि विज्ञान, थर्ड ऑप्शन है विनिमय सिद्धांत, फोर्थ ऑप्शन है प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद। ये क्वेश्चन आपका जीआईसी लेक्चरर एग्जाम 2020 में पूछा गया था। राइट आंसर क्या हो जाएगा?
तो लोक विधि विज्ञान में उल्लंघन प्रयोग जो आपका ब्रीचिंग एक्सपेरिमेंट है, ये एक विधि है जो शिक्षा, लैंगिकता और संगठनात्मक रूपों आदि पर किया जाता है। इसका प्रयोग लैंगिकता के मामले में हैरोल्ड गारफिंकल के एग्नेस नामक व्यक्ति पर किया गया और गारफिंकल ने इस प्रक्रिया को पाशिंग कहा है और वे इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि लोग समाज और कुछ निश्चित वर्ग के सदस्य के रूप में नियमित प्रथाओं को सीखते हैं और नियमित रूप से उसका उपयोग करते हैं और जो उन्हें पुरुष या महिलाओं के रूप में सफलतापूर्वक पहचान पाने यानी पास होने की अनुमति देते हैं। और यह ओनली इन प्रथाओं को सीखने में है जो हम एक समाजशास्त्रीय अर्थ में लैंगिकता की स्थिति की अवधारणा में आते हैं। तो यहाँ आपका राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी, लोक विधि विज्ञान, एथनो मेथोडोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गारफिंकल के लोक विधि विज्ञान में जिन प्रमुख अवधारणाओं को प्रयुक्त किया गया वे हैं, फर्स्ट दस्तावेजी विधि, सेकंड निजवाचक क्रिया, थर्ड निर्देशिका, फोर्थ सामान्य वास्तविकता। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन है 1 और 2, सेकंड ऑप्शन है 1, 2 और 3, थर्ड ऑप्शन है 2, 3 और 4, फोर्थ ऑप्शन है 1, 2, 3 और 4। ये क्वेश्चन आपका जीआईसी एग्जाम 2020 में पूछा गया था। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो गारफिंकल के लोक विधि विज्ञान में पांच प्रमुख अवधारणाओं का प्रयोग किया गया। पहला आपका इंडेक्सिकैलिटी आ जाएगा, संदर्भिता या निर्देशिका। दूसरा आपका क्या आ जाएगा? कॉमन रियलिटी आ जाएगा, सामान्य वास्तविकता। तीसरा आपका क्या आ जाएगा? रिफ्लेक्टिव एक्शन आ जाएगा, निजवाचक क्रिया। और फोर्थ आपका क्या आ जाएगा? दस्तावेजी विधि, डॉक्यूमेंट्री मेथड। और फिफ्थ आपका क्या आ जाएगा? वैज्ञानिक ज्ञान तथा निश्चित क्रम। तो आपका क्या आ गया? साइंटिफिक नॉलेज। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो आपको ध्यान में रखना, सबसे पहले आपका इंडेक्सिकैलिटी आ गया, दूसरा आपका कॉमन रियलिटी हो गया, तीसरा आपका रिफ्लेक्सिव एक्शन हो गया, और फोर्थ आपका क्या हो गया? डॉक्यूमेंट्री मेथड। और पांचवा आपका क्या हो जाएगा? वैज्ञानिक ज्ञान द्वारा निश्चित क्रम। तो आपका राइट आंसर क्या हो गया? तो हम देखते हैं, सबसे पहले दस्तावेजी विधि आ जाएगा, निजवाचक क्रिया भी आ जाएगा, निर्देशिका भी, और सामान्य वास्तविकता। तो आपका राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन डी, 1, 2, 3 और 4। चलिए अपना लास्ट टॉपिक देखते हैं, उत्तर आधुनिकतावाद, पोस्ट मॉडर्निज्म। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन उत्तर आधुनिकता, पोस्ट मॉडर्निटी के समर्थक हैं? फर्स्ट ऑप्शन है एंथनी गिडन, सेकंड ऑप्शन जे बॉडीलॉट, थर्ड ऑप्शन है जे हैबरमास, फोर्थ ऑप्शन है जेसी अलेक्जेंडर। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो उत्तर आधुनिकता जो आपका पोस्ट मॉडर्निटी है, हम इसकी बात करते हैं तो इसकी पहली परिकल्पना आपका अर्नोल्ड टैनवी के द्वारा किया गया है, जबकि आपके जो लियोटार्ड हैं और जीन बॉडीलॉर्ड हैं, इनकी बात करें तो ये आपके उत्तर आधुनिकता के समर्थक थे। जो उत्तर आधुनिकता है, पोस्ट मॉडर्निटी है, विचार या दर्शन से अधिक एक प्रवृत्ति का नाम है। इसके विकास एवं इसकी अस्मिता का आधार वही उद्योग है जो आधुनिकता की देन है। और टैनवी के अकॉर्डिंग आधुनिकता के बाद उत्तर आधुनिकता तब शुरू होती है जब लोग कई अर्थों में अपने जीवन, विचार और भावनाओं में तार्किकता एवं संगति को त्याग कर अतार्किकता एवं असंगतियों को अपना लेते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, जीन बॉडीलॉर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में कौन उत्तर आधुनिकता सिद्धांत से संबंधित है? फर्स्ट ऑप्शन है जीन फ्रांसिस लियोटार्ड, सेकंड ऑप्शन जैक दरीदा, थर्ड ऑप्शन है माइकल फोकॉल्ड, और फोर्थ ऑप्शन है यह सभी। ये क्वेश्चन आपका यूके जीआईसी लेक्चरर एग्जाम 2020 में पूछा गया था। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जीन फ्रांसिस लियोटार्ड हो गए आपके, जैक दरीदा हो गए और माइकल फोकॉल्ट हो गए। ये सभी आपके उत्तर आधुनिकता सिद्धांत से रिलेटेड हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, यह सभी। तो अगर पोस्ट मॉडर्निज्म के थिंकर्स की बात पूछा जाए तो आपके मिशेल फोकॉल्ट, जैक दरीदा, बॉर्डियू आ जाएंगे, एडवर्ड सईद आ जाएंगे, और जॉर्ज रिटजर हो गए, डेनियल बेल हो गए, और जीन फ्रांकोइस लियोटार्ड हो गए आपके, एंथनी गिडेंस हो गए, जर्गन हैबरमास हो गए। तो इन सभी का भी नाम आपका आ जाता है। तो ये सब भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन उत्तर आधुनिक विचारक नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन जे अलेक्जेंडर, सेकंड ऑप्शन जे दरीदा, थर्ड ऑप्शन जेमसन, फोर्थ ऑप्शन जेएफ लियोटार्ड। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये क्वेश्चन आपका आरपीएससी लेक्चरर एग्जाम 2018 में पूछा गया था। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो जेफरी अलेक्जेंडर हैं आपके मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित रहे हैं, इसलिए इनकी गणना 9 प्राकारवादी के साथ साथ 9 वामपंथी मार्क्सवादियों में किया जाता है। और इनकी एक बुक की हम बात करते हैं, बुक का नाम क्या है? थ्योरेटिकल लॉजिक इन सोशियोलॉजी।
ये किसकी बुक का नाम है? जे अलेक्जेंडर का। तो इसमें इन्होंने 1982 से लेकर 1983 में ये आपका ये जो बुक है थ्योरेटिकल लॉजिक इन सोशियोलॉजी, ये आपका 4 खंड में पब्लिश किया गया था। और इसी पुस्तक के माध्यम से अलेक्जेंडर ने पार्सन्स का भी विरोध किया था। और जे दरीदा हो गए आपके, और जेमसन हो गए, ल्योटार्ड हो गए, ये सब आपके उत्तर आधुनिक विचारक हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, जे अलेक्जेंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी विशेषता उत्तर आधुनिकवाद के लिए सत्य नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन, यह मानवता को महत्व देती है। सेकंड ऑप्शन, यह भावनाओं को महत्व देती है। थर्ड ऑप्शन, यह सहयोग को महत्व देती है। फोर्थ ऑप्शन, यह तर्क और प्रतिस्पर्धा को महत्व देती है। ये क्वेश्चन आपका आरपीएससी लेक्चरर एग्जाम 2013 में पूछा गया था। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो उत्तर आधुनिकतावाद जो है आपका मानवता, भावनाओं, सहयोग को महत्व देती है और यह आपका तर्क और प्रतिस्पर्धा को महत्व नहीं देती है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ बताना है कौन सा आपका सत्य नहीं है। तो मानवता को महत्व देती है, सत्य है। भावनाओं को महत्व देती है, ये भी सत्य है। सहयोग को महत्व देती है, ये भी सत्य है। बट ये आपका तर्क और प्रतिस्पर्धा को महत्व नहीं देती है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, क्योंकि यहाँ पर आपसे कौन सा गलत है ये पूछा गया, कौन सा सत्य नहीं है ये पूछा गया है। तो आपका जो उत्तर आधुनिकतावाद है ये तर्क और प्रतिस्पर्धा को महत्व नहीं देती, और यहाँ क्या लिखा है? यह तर्क और प्रतिस्पर्धा को महत्व देती है। चलिए अब देखते हैं कॉन्सेंट्रेशन चेक क्वेश्चन। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है, लाइव चैट बॉक्स में नहीं करना है। क्वेश्चन है, समाज विज्ञान में प्राघटना शास्त्र शब्द का उपयोग सर्वप्रथम किसने किया था? हु फर्स्ट यूज द टर्म फेनोमेनोलॉजी इन सोशल साइंस? फर्स्ट ऑप्शन हीगल, सेकंड ऑप्शन हसर्ल, थर्ड ऑप्शन सांत्याना, फोर्थ ऑप्शन है आपका सूट्स। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपको कमेंट बॉक्स में करना है। इससे ये पता चलेगा आपका कितना कॉन्सेंट्रेशन बना हुआ था सेशन देखने के दौरान। ये क्वेश्चन आपका जीआईसी एग्जाम 2017 में पूछा गया था। चीटिंग नहीं करना है, ऑनेस्टी के साथ अपना आंसर देना है और सोच समझ के देना है, कहीं जल्दीबाजी में गलत ना हो जाए। ये आपसे पोल में क्वेश्चन पूछा गया था कि सोशियोलॉजी की क्लासेस आपको किस लैंग्वेज में चाहिए। तो हिंदी के लिए 79% बच्चों ने वोट किया था और इंग्लिश के लिए 21%, और 3 कमेंट आया था जो कि बायलिंगुअल के लिए था। यहाँ पर आपको बायलिंगुअल ऑप्शन नहीं दिया गया। बायलिंगुअल पढ़ाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपका जो एग्ज़ाम है वो 15 एंड 16 अक्टूबर को शेड्यूल किया गया है। और आपका टोटल चैप्टर्स जो आपका टॉपिक वाइज करवाया जा रहा है घटना चक्र की बुक से, टोटल चैप्टर्स कितने हैं? 55 हैं। और हम 56 देखेंगे तो ये आपका मिसलेनियस पोर्शन हो जाता है, जो आपका 55 चैप्टर्स में देखने को नहीं मिला है। वे क्वेश्चंस आपके 56 वाले चैप्टर्स में ले लिया गया है। तो जितने चैप्टर्स हैं उतने तो दिन आपके एग्जाम में नहीं बचे हैं, और क्लासेस और डिले हो जाएगा अगर हम दोनों लैंग्वेज में करने की कोशिश करेंगे। इसलिए मेजॉरिटी हिंदी के साथ आई है। आपको एक बात ध्यान में रखना है कि आपको कंटेंट पे फोकस करना चाहिए, ना कि लैंग्वेज को। तो लाइफ में इतने सारे बैरियर हैं, उसमें से एक बैरियर आपको लैंग्वेज को नहीं बनाना है। आपको कंटेंट हिंदी में अच्छा मिले तो हिंदी में पढ़िए, इंग्लिश में मिले तो इंग्लिश में पढ़ना है, बट बैरियर लैंग्वेज को तो कतई नहीं बनाना है, राइट। ये 2 कमेंट है सेम बच्चे का, यहाँ पर नेम को हाइड कर दिया गया। अदरवाइज अच्छा लगे या ना अच्छा लगे जिनका भी कमेंट है और जिसका भी है वो समझ जाएंगे। इसमें कहा गया कि गांधी जी नहीं जयप्रकाश नारायण होंगे। तो सबसे पहले आपको बता दिया जाए, जो सर्वोदय शब्द है आपका गांधी जी के द्वारा दिया गया। किससे प्रभावित होकर? अनटू दिस लास्ट, जो कि आपका रस्किन बॉन्ड की बुक थी। और बाद में गांधी जी ही आपका जो सर्वोदय शब्द था इसको व्यापक रूप देने के लिए अंत्योदय शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसके द्वारा किया गया? गांधी जी के द्वारा किया गया। और जयप्रकाश नारायण ने इस शब्द का प्रयोग किया, बट बाद में किया था टोटल रेवोल्यूशन, जो उनका संपूर्ण क्रांति था। इन सब में काफी उसका प्रयोग किए थे अंत्योदय शब्द का, बट फर्स्ट टाइम किसने प्रयोग किया था? गांधी जी। तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा? गांधी जी होगा, जयप्रकाश नारायण नहीं होंगे। ये आपका वाईसीटी की बुक में आपका जयप्रकाश नारायण दिया गया है, तो इस वजह से काफी बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। पहले आपको जब करवाया गया था तब वाईसीटी की बुक से करवाया गया था, तो अज्ञानतावश मुझसे भी गलत हो गया था, तब आपको जयप्रकाश नारायण बताया गया था, बट बाद में करेक्ट कर दिया गया था कि गांधी जी होगा। और नेक्स्ट है आपका नो मैम क्वेश्चन 4 रॉन्ग बताया। तो ये नहीं पता
किस सेक्शन का क्वेश्चन 4 रॉन्ग बताया गया, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सेक्शन आपको देखने को मिलता है, 6 सेक्शन है। तो इसलिए आप जब भी कोट करें तो आप बता दें किस सेक्शन के पोर्शन से कौन से क्वेश्चन का बताया जा रहा है, जबकि हमने सबका देख लिया, सभी का सही ही था कि इसलिए आप सेक्शन वाइज को कोट कर दें, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट लेके ओमराज क्विज अड्डा पर भी सेंड कर सकते हैं, या फिर आप सेक्शन वाइज यहीं पर पूछ सकते हैं। तो इसलिए इन 2 कमेंट को आपका ले लिया गया। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा आपके जो भी डाउट थे किस इसके रिगार्डिंग कि जयप्रकाश नारायण जी होंगे या फिर गांधी जी। चलिए जी, हमारा काम हो गया। अब आपकी बारी। आपको चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब हाइप करना है, और जो आपसे कंसंट्रेशन चेक क्वेश्चन पूछा गया उसको कमेंट करना कतई मत भूलिएगा। वो शो करेगा कि आपका सेशन देखने के दौरान कितना कंसंट्रेशन रहा है। ओके, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। वी विल मीट अगेन इन अनदर सेशन। टिल देन बाय बाय। थैंक यू। जय हिंद।